दोस्तों, R.K. वर्मा पर आज सुनिए मुगलों के इतिहास का वो सबसे खौफनाक किस्सा, जब शहंशाह अकबर के भरे दरबार में एक अंधे फकीर ने नामुमकिन की चुनौती फेंक दी। शर्त ऐसी थी जिसने सबकी रूह कपा दी। दरबार के बीचों बीच खाना पकाओ, लेकिन बिना आग, बिना लकड़ी और बिना एक भी चिंगारी के। लेकिन ये सिर्फ एक पहेली नहीं, बल्कि एक मौत का जाल था। खौलते हुए चूने के कुंड, अंधेरे में शिकार करते खूंखार काले तेंदुए और 100 ऐसे जिंदा शिष्य जो पलक झपकते ही मानव बम बन सकते थे। क्या वो फकीर वाकई अंधा था या कोई खतरनाक वैज्ञानिक? और कैसे बीरबल ने अपनी अक्ल और विज्ञान के उस राज का इस्तेमाल किया जिससे पूरा आगरा उड़ने से बच गया? जादू, साइंस और सस्पेंस से भरी इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को अंत तक देखिए, सिर्फ R.K. वर्मा पर। दोस्तों, मुगल सल्तनत का वो सुनहरा दौर, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था। आगरा का लाल किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था, जैसे कोई बूढ़ा पहरेदार वक्त की निगरानी कर रहा हो। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। किले की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे दीवाने खास अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। ये वो जगह थी जहां हिंदुस्तान की किस्मत के फैसले होते थे, जहां बड़े बड़े सूरमा सिर झुकाकर खड़े रहते थे। हवा में इत्र और लोबान की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी, जो किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी। मखमली कालीन, जिन पर चलने से कदमों की आहट भी दम तोड़ देती थी, पूरे दरबार में बिछे हुए थे। सोने और चांदी के नक्काशीदार खंभों पर मशालें जल उठी थीं, जिनकी लपटें हवा के झोंकों के साथ थिरक रही थीं, मानो शहंशाह के इकबाल का रक्स कर रही हों। शहंशाह अकबर अपने मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर सल्तनत का तेज था, लेकिन आंखों में आज एक अजीब सी बेचैनी थी। दरबार खचाखच भरा हुआ था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे, सिवाय एक के, बीरबल। राजा मान सिंह अपनी मूछों पर ताव दे रहे थे, टोडरमल किसी शाही दस्तावेज को गौर से पढ़ रहे थे और तानसेन अपने तानपुरे के तारों को कस रहे थे। मुल्ला दो प्याजा की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। शायद उन्हें भी बीरबल की कमी खल रही थी, या शायद वो आज बीरबल के बिना ही कोई बाजी मारने की फिराक में थे। माहौल में एक भारी खामोशी थी, जिसे सिर्फ कभी कभार पहरेदारों के भालों की खनखनाहट ही तोड़ती थी। तभी दीवाने खास के भारी भरकम दरवाजे एक जोरदार आवाज के साथ खुले। वो आवाज इतनी तेज थी कि कई दरबारी अपनी जगहों पर उछल पड़े। पहरेदारों ने अपने भाले सीधे कर लिए। दरवाजे पर खड़ा था एक बेहद अजीबोगरीब शख्स। वो एक फकीर था। उसका लिबास तार तार था, जगह जगह से फटा हुआ, मैला कुचैला, मानो उसने सदियों से उसे बदला ना हो। उसके बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और चेहरे पर धूल की परतें जमी थीं। लेकिन सबसे खौफनाक थीं उसकी आंखें, या यूं कहें कि आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे। वो अंधा था। उसके हाथ में एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी लाठी थी और गले में हड्डियों की माला। वो देखने में किसी शमशान के अघोरी जैसा लग रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और अमीर उमरा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आखिर ये फकीर शाही दरबार में, और वो भी दीवाने खास में, बिना इजाजत कैसे दाखिल हो गया? पहरेदार उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन शहंशाह अकबर ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अकबर की पारखी नजरों ने भांप लिया था कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है। उस फकीर के खड़े होने के अंदाज में एक अजीब सा स्वाभिमान था, एक ऐसी अकड़ जो बादशाहों के सामने भी नहीं झुकती। फकीर ने अपनी लाठी को जोर से संगमरमर के फर्श पर पटका। टक, आवाज गूंज उठी। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, जैसे वो अपनी अंधेरी आंखों से सीधे शहंशाह को देख रहा हो। उसकी आवाज उसकी फटी हुई काया के बिल्कुल विपरीत बेहद भारी और गूंजने वाली थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, उसने बादशाह को नाम से पुकारा, बिना किसी आदाब, बिना किसी जहांपनाह के। दरबार में जैसे भूचाल आ गया। किसी की हिम्मत नहीं थी जो शहंशाह को यूं मुखातिब करे। सुना है तेरे दरबार में अक्ल के मोती बिखरते हैं, फकीर ने तंज कसते हुए कहा। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। सुना है तेरे पास ऐसे ऐसे नवरत्न हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ सिर्फ खुशामद की बदबू आ रही है।
दरबारियों का खून खौल उठा। राजा मान सिंह की तलवार म्यान से आधी बाहर आ चुकी थी, लेकिन अकबर शांत रहे। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्हें चुनौतियां पसंद थीं और ये फकीर खुद एक चलती फिरती चुनौती लग रहा था। गुस्ताखी मुआफ हो बाबा, अकबर ने अपनी भारी आवाज में कहा। लेकिन आप हैं कौन और चाहते क्या हैं? हमारे दरबार के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले हैं, लेकिन बदजुबानी के लिए यहां कोई जगह नहीं है। फकीर जोर से हंसा। उसकी हंसी सूखी और कर्कश थी, जैसे सूखे पत्तों के टूटने की आवाज। जरूरत? मुझे? अरे ए दुनिया के बादशाह, मैं वो फकीर हूं जिसने सूरज को अपनी हथेलियों में पिघलते देखा है। मुझे तेरे खजाने की नहीं, तेरे गुरूर की जरूरत है। मैं यहां एक चुनौती लेकर आया हूं, एक ऐसी चुनौती जो ये साबित कर देगी कि तेरा ये आलीशान दरबार और तेरे ये तथाकथित बुद्धिमान नवरत्न सब के सब खोखले हैं। अकबर की भौहें तन गईं। कैसी चुनौती? फकीर ने अपनी लाठी को हवा में घुमाया। भूख। भूख वो आग है जो बिना जलाए ही इंसान को खाक कर देती है। मैं चाहता हूं कि आज रात इसी दरबार में मेरे और मेरे साथ बाहर खड़े 100 भूखे शिष्यों के लिए दावत का इंतजाम हो। दरबारी राहत की सांस लेने लगे। बस इतना ही। खाना खिलाना तो बादशाह के लिए बाएं हाथ का खेल था। शाही बावर्ची खाने में हर वक्त इतना खाना बनता था कि पूरा आगरा शहर खा ले। मुल्ला दो प्याजा ने आगे बढ़कर कहा, बस इतनी सी बात? अरे फकीर, शाही लंगर में जा, तुझे और तेरे चेलों को इतना खिलाया जाएगा कि पेट फट जाएगा। फकीर ने मुल्ला की दिशा में अपना चेहरा घुमाया, जैसे उसने आवाज को देख लिया हो। रुक जा ए लफ्जों के सौदागर, मेरी बात पूरी नहीं हुई। खाना पकाना है, दावत देनी है, लेकिन एक शर्त है। पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। शर्त यह है, फकीर ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, कि खाना इसी दरबार के बीचों बीच पकाया जाएगा, सबके सामने, लेकिन पकाने के लिए आग का इस्तेमाल नहीं होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। बिना आग के खाना, यह क्या पागलपन है? फकीर ने अपनी बात जारी रखी। न लकड़ी जलेगी, न कोयला, न मशाल, न दिया। आग की एक चिंगारी भी नहीं होनी चाहिए, और खाना कच्चा नहीं होना चाहिए। बेहतरीन, लजीज, पका हुआ खाना। अगर तेरा कोई भी नवरत्न, कोई भी बावर्ची या तू खुद ये कर पाया, तो मैं मान लूंगा कि अकबर वाकई महान है। और अगर नहीं, उसने एक पल का विराम लिया, तो तुझे स्वीकार करना होगा कि तेरी सल्तनत अक्ल से नहीं, सिर्फ तलवार के जोर पर चलती है, और तू अपने नवरत्नों को जलील करके दरबार से निकाल देगा। ये चुनौती नहीं, एक सीधा हमला था। अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। बिना आग के खाना पकाना कुदरत के नियम के खिलाफ था। यह नामुमकिन है, शाही रसोइये ने कांपते हुए कहा, जो डर के मारे खंभे के पीछे छुपा था। बिना आँच के तो पानी भी नहीं खौलता हुजूर, गोश्त और अनाज कैसे पकेंगे? अकबर ने अपनी नजरें नवरत्नों पर घुमाईं। टोडरमल ने नजरें झुका लीं। तानसेन खामोश रहे। मान सिंह ने सिर हिला दिया। हर कोई जानता था कि यह असंभव है। फकीर ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्या हुआ अकबर? फकीर ने ताना मारा। तेरा भारत का साम्राज्य, तेरी दौलत, तेरी फौज, क्या कोई एक मुट्ठी चावल भी बिना आग के नहीं पका सकता? अगर हार माननी है तो अभी बोल दे, मैं अपनी हंसी और तेरी जिल्लत लेकर वापस चला जाऊंगा। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो हार नहीं मान सकते थे, लेकिन हां कैसे कहें? तभी मुख्य द्वार से एक शांत और सधी हुई आवाज आई, शर्त मंजूर है। सबकी गर्दनें दरवाजे की तरफ घूम गईं। वहां बीरबल खड़ा था, हमेशा की तरह शांत, चेहरे पर एक मंद मुस्कान और आंखों में एक ऐसी चमक जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे। बीरबल ने अभी अभी दरबार में कदम रखा था और फकीर की आखिरी बात सुन ली थी। बीरबल! अकबर के मुंह से राहत की सांस निकली। बीरबल ने आगे बढ़कर पहले बादशाह को झुककर सलाम किया, फिर फकीर की तरफ मुड़ा। उसने फकीर को ऊपर से नीचे तक देखा। बीरबल की नजरें फकीर के फटे कपड़ों पर नहीं, बल्कि उसके हाथों पर टिकी थीं। उसने कुछ गौर किया, कुछ ऐसा जो बाकी सबकी नजरों से चूक गया था। तो तुम हो बीरबल? फकीर ने लाठी ठोकते हुए कहा। सुना है बहुत चतुर हो, लेकिन याद रखना, बातों से पेट नहीं भरता और लफ्जों से खाना नहीं पकता। बीरबल मुस्कुराया। सही कहा बाबा, बातों से पेट नहीं भरता, लेकिन अक्ल से दुनिया जरूर जीती जा सकती है।
जहां पनाह की तरफ से मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। आज रात इसी दरबार में बिना आग, बिना धुएं और बिना किसी चिंगारी के आपके और आपके 100 शिष्यों के लिए शाही दावत तैयार होगी, और वो भी ऐसी दावत जिसका स्वाद आपने जिंदगी भर नहीं चखा होगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए कि बीरबल ये कैसे करेगा। क्या आपके दिमाग में कोई तरकीब आ रही है? अगर आपको भी लगता है कि बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर बिना आग के खाना कैसे पकेगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बीरबल की जय लिखना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पहेली का हिस्सा बन सकें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही शानदार कहानियां लाने का हौसला देता है। बीरबल की बात सुनकर फकीर ठिठक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी जल्दी और इतने आत्मविश्वास के साथ हाँ कर देगा। सोच ले बीरबल, फकीर ने चेतावनी दी। अगर खाना कच्चा रहा या स्वाद में कमी रही तो अंजाम बुरा होगा। मुझे अपनी शर्त याद है बाबा, बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी विनती है। खाना पकाने के लिए सामग्री और बर्तन मैं अपनी मर्जी के चुनूंगा और मुझे तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। मंजूर है, फकीर बोला, लेकिन याद रहे कोई जादू टोना नहीं, कोई छलावा नहीं। जो भी होगा सबके सामने होगा। बीरबल ने हामी भरी और तुरंत काम पर लग गया। उसने सेवकों को आदेश देना शुरू किया, लेकिन उसके आदेश सुनकर दरबारियों का सिर चकरा गया। मुझे तांबे के बड़े बड़े पतीले चाहिए, बीरबल ने कहा, और ढेर सारा चूना। जी हां, वही चूना जो दीवारों पर पोता जाता है। और बर्फ, तहखाने से जितनी बर्फ ला सको ले आओ। चूना और बर्फ? अबुल फजल ने हैरानी से पूछा। बीरबल, हम खाना पकाने की बात कर रहे हैं, कोई इमारत बनाने की नहीं। बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से अबुल फजल के कान में कहा, मित्र, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। कुदरत ने हर चीज में ऊर्जा छिपाई है, सिर्फ लकड़ी में ही गर्मी नहीं होती। इस ब्रह्मांड के कण कण में एक अदृश्य आग है, बस उसे जगाने का तरीका आना चाहिए। आज हम उसी सोई हुई आग को जगाएंगे। दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कहानी के आखिरी हिस्से में 5वें भाग में बीरबल की इसी बात का एक गहरा वैज्ञानिक राज खुलेगा जो आपको चौंका देगा। दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा घेरा बनाया गया। बीरबल ने तांबे के बर्तनों को एक विशेष तरीके से रखवाया। उसने रसोइयों से कहा कि वे दाल, चावल, सब्जियां और मसालों को तैयार करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे आमतौर पर पकाने के लिए करते हैं। फकीर एक कोने में खड़ा अपनी लाठी के सहारे सब कुछ सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि बीरबल सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। बिना आग के ये सब चीजें कबाड़ हैं। समय बीतता जा रहा था। रसोइयों ने सारा सामान बीरबल के बताए अनुसार बर्तनों में डाल दिया। पानी डाला गया, मसाले डाले गए, सब कुछ तैयार था। बस कमी थी तो उस आंच की जो इसे पका सके। बीरबल ने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया जो दरबार के फर्श पर संभव नहीं था, तो उसने बड़े बर्तनों के नीचे लकड़ी के बड़े बक्से रखवाए। सब हैरान थे कि आखिर बीरबल करने क्या वाला है। अकबर अपनी गद्दी से उतरकर नीचे आ गए। बीरबल, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। ये फकीर सिर्फ खाना नहीं मांग रहा, ये हमारी साख को चुनौती दे रहा है। फिक्र न करें जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा। आप बस अपनी जगह पर तशरीफ रखें और तमाशा देखें। आज की रात इतिहास में दर्ज होगी। बीरबल ने सेवकों से कहा, अब वो लाओ जो मैंने मंगवाया था। सेवक बोरियों में भर भर कर अनबुझा चूना क्विक लाइम ले आए। बीरबल ने उस चूने को उन बक्सों में भरवाना शुरू किया जिनमें तांबे के बर्तन रखे जाने थे। फिर उसने बर्तनों को उस चूने के ढेर के बीच में सेट कर दिया। दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे। चूने से खाना पकेगा। ये तो पागलपन की हद है। मुल्ला दो प्याजा की हंसी छूटते छूटते रह गई। तभी बीरबल ने पानी का आदेश दिया, लेकिन पीने का पानी नहीं। उसने रसोइयों से कहा कि बर्तनों के बाहर जहां चूना भरा है वहां धीरे धीरे पानी डाला जाए। जैसे ही पानी चूने पर गिरा, एक अजीब सी सरसराहट हुई। स्स की आवाज आने लगी और देखते ही देखते उस चूने के ढेर से सफेद धुएं के गुबार उठने लगे। ये क्या है? अकबर चिल्लाए। धुआं? बीरबल, शर्त थी कि जुआ नहीं होगा। बीरबल मुस्कुराया। जहांपनाह, गौर से देखें, ये लकड़ी का काला धुआं नहीं है, ये तो बस भाप है, पानी की भाप। इसमें ना तो कालिक है और ना ही जलने की बू। फकीर के कान खड़े हो गए। उसे पानी के खौलने की आवाज सुनाई देने लगी थी। चूना और पानी जब मिलते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जो प्रचंड गर्मी पैदा करती है, इतनी गर्मी कि वो किसी भी अलाव से कम नहीं होती। बीरबल ने विज्ञान का इस्तेमाल किया था, ना कि जादू का। तांबे के बर्तन गर्म होने लगे थे, अंदर रखा पानी उबलने लगा था।
दाल और चावल के पकने की भीनी भीनी खुशबू अब दरबार में फैलने लगी थी। जो दरबारी अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, अब उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बिना आग, बिना लकड़ी, बिना कोयले के दरबार के बीचों बीच खाना पक रहा था। फकीर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने हवा में सूंघा, खुशबू असली थी, पकने की आवाज असली थी। वो बेचैनी से अपनी लाठी को मुट्ठी में भींचने लगा। अकबर की आंखों में चमक लौट आई। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई नहीं, बल्कि दूर से ही एक गर्व भरी नजर डाली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बीरबल ने अभी सिर्फ खाना पकाना शुरू किया था, परोसना बाकी था। और वो फकीर, वो कोई मामूली फकीर नहीं था। जब उसे लगा कि वो हार रहा है, तो उसने अपनी तरकश का एक और तीर निकाला। फकीर अचानक जोर से चिल्लाया, रुको! सब चौंक गए। खुशबू तो आ रही है बीरबल, फकीर ने कड़कती आवाज में कहा। लगता है तूने बिना आग के गर्मी पैदा करने का कोई तरीका ढूंढ लिया, शाबाश। लेकिन फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक अजीब सा लाल रंग का तरल पदार्थ था। खाना पकाना एक बात है और उसे खिलाना दूसरी। मेरी शर्त सिर्फ पकाने की नहीं थी, दावत की थी। और दावत तब पूरी होती है जब मेहमान संतुष्ट हो। उसने उस शीशी को हवा में लहराया। ये जहर नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ है जो अच्छे अच्छे खाने को राख बना देती है। अगर मैं इसे उस खाने में ना डालूं, तो भी मेरी एक और शर्त अभी बाकी है जो मैंने पहले नहीं बताई थी। अकबर गुस्से में आगे आए। शर्त के ऊपर शर्त, ये बेईमानी है। फकीरों के असूल बादशाहों के कानूनों से नहीं चलते। फकीर हंसा। बीरबल, तूने खाना तो पका लिया, लेकिन क्या तू उसे बिना परोसे खिला सकता है? मेरी अगली शर्त यह है कि खाना पकेगा, लेकिन कोई भी सेवक, कोई भी दरबारी या तू खुद बर्तनों को हाथ नहीं लगाएगा और ना ही खाना थालियों में परोसा जाएगा। खाना खुद ब खुद मेरे शिष्यों के मुंह तक पहुंचना चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। खाना खुद चलकर मुंह तक जाएगा, ये तो साक्षात चमत्कार मांग रहा है। बीरबल के माथे पर भी पहली बार शिकन दिखाई दी। पकाना विज्ञान था, लेकिन खाना हवा में उड़ाकर खिलाना। फकीर ने अपनी विभत्स हंसी के साथ कहा, क्या हुआ चतुर बीरबल? अक्ल का घड़ा खाली हो गया? अगर ये नहीं कर पाए तो वो सारा पका हुआ खाना नालियों में फेंक दिया जाएगा और अकबर की नाक कट जाएगी। तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा भी भारी लगने लगी थी। बीरबल बर्तनों की तरफ देख रहा था, जिनमें से अब भाप निकल रही थी। खदबदाते हुए खाने की आवाज आ रही थी, लेकिन उसे बर्तनों से निकालकर बिना हाथ लगाए 100 लोगों को खिलाना, ये कैसे संभव होगा? तभी बीरबल ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे फिर से एक उम्मीद की किरण दी। दरबार की छत पर लगे बड़े बड़े पंखे, जिन्हें रस्सियों से खींचा जाता था। और फिर उसकी नजर गई उन खोखले बांसों पर जो सजावट के लिए रखे गए थे। बीरबल के दिमाग में एक नक्शा बनने लगा, एक ऐसा इंजीनियरिंग का नमूना जो मुगलों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने फकीर की तरफ देखा और कहा, बाबा, आपकी ये शर्त भी मंजूर है। खाना किसी के हाथ से नहीं परोसा जाएगा। वो कुदरत के एक और नियम के सहारे आपके शिष्यों तक पहुंचेगा, लेकिन इसके लिए मुझे दरबार का हुलिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। अकबर ने घबरा कर पूछा, बीरबल, अब तुम क्या करने वाले हो? दरबार तोड़वाओगे क्या? नहीं जहांपनाह, बस थोड़ा बहाव बदलूंगा, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। क्या बीरबल गुरुत्वाकर्षण और बहते हुए पानी के सिद्धांत का इस्तेमाल करके कोई कन्वेयर बेल्ट जैसी तकनीक बनाने वाला था, या फिर उसकी योजना कुछ और ही थी? फकीर की चुनौती अब नामुमकिन से भी आगे निकल चुकी थी। खाना पक चुका था, लेकिन उसे खिलाना अब मौत के कुएं में साइकिल चलाने जैसा था। फकीर ने अपनी लाठी उठाई और कहा, तेरे पास सिर्फ एक पहर है बीरबल। अगर तब तक खाना मेरे शिष्यों के पेट में नहीं गया, तो मैं मान लूंगा कि अकबर का दरबार झूठों का अड्डा है। बीरबल ने रस्सियां, बांस और केले के बड़े बड़े पत्ते मंगवाए। दरबार का नज़ारा बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है। दरबारी अपनी सांसें रोके खड़े थे। क्या आज बीरबल की अक्ल हार जाएगी, या फिर वो कोई ऐसा करिश्मा दिखाएगा जो विज्ञान और जादुई भ्रम के बीच की लकीर मिटा देगा? अभी बीरबल बांसों को जोड़ ही रहा था कि फकीर ने धीरे से बुदबुदाया, मूर्ख, तू भौतिकी से लड़ रहा है, लेकिन मैं जिस ताकत का इस्तेमाल करने वाला हूं उसका तुझे अंदाजा भी नहीं। क्या फकीर के पास वाकई कोई काली शक्ति है, या वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है? बीरबल की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कहानी के इस मोड़ पर, जहां एक तरफ खौलता हुआ चूना है
और दूसरी तरफ एक असंभव शर्त, हम आपको छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों, क्या बीरबल बिना हाथ लगाए 100 लोगों को खाना खिला पाएगा? क्या है वो बहाव का राज? और फकीर की वो लाल शीशी, क्या उसमें वाकई कोई खतरनाक राज छिपा है जो दावत को मातम में बदल देगा? और सबसे बड़ी बात, बीरबल ने बांसों से ऐसा क्या बनाया कि पूरा दरबार चीख पड़ा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जहां रोमांच की सारी हदें पार हो जाएंगी। आगरा के किले की उस सर्द रात में दीवाने खास का माहौल अब एक भट्टी की तरह तप रहा था। लेकिन यह तपन आग की नहीं, बल्कि उस रासायनिक प्रतिक्रिया की थी जिसे बीरबल ने अपनी अक्ल से पैदा किया था। बिना एक भी लकड़ी जलाए, बिना कोयले की कालिख के, तांबे के विशाल पतीलों में खाना खदबदा रहा था। अनबुझे चूने और पानी के मिलन ने वो कर दिखाया था जो कुछ देर पहले तक नामुमकिन लग रहा था। दाल की सौंधी खुशबू और मसालों की महक ने दरबार के हर कोने को भर दिया था। दरबारी जो कुछ देर पहले तक बीरबल की हंसी उड़ाने को तैयार बैठे थे, अब अपनी अपनी जगहों पर बुतों की तरह जमे हुए थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। शहंशाह अकबर के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि एक विजेता की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी मूंछों पर हाथ फेरा और मन ही मन बीरबल की बलाएं ली। लेकिन वो जानते थे कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अंधा फकीर जो देखने में जितना लाचार लगता था, असल में उतना ही शातिर था। उसकी खामोशी किसी आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। फकीर अपनी लाठी के सहारे खड़ा था। उसकी अंधेरी आंखों के गड्ढे सीधे उन खौलते हुए पतीलों की तरफ थे। उसने एक गहरी सांस ली, मानो खाने की खुशबू से ही उसमें कमियां ढूंढ रहा हो। पक गया? फकीर की भारी आवाज गूंजी। खुशबू तो अच्छी है बादशाह, लगता है तेरे नवरत्न ने विज्ञान का सहारा लेकर कुदरत को चकमा दे दिया। चूने की गर्मी, चतुर, बहुत चतुर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, ये कुदरत को चकमा देना नहीं, बल्कि कुदरत को समझना है। ईश्वर ने हर कण में ऊर्जा दी है, हमने बस उसे जगाया है। अब जब खाना तैयार है तो क्या हम आपकी और आपके शिष्यों की सेवा कर सकते हैं? फकीर जोर से हंसा। उसकी हंसी दीवाने खास की ऊंची छतों से टकराकर गूंज उठी। इतनी जल्दी नहीं बीरबल, इतनी जल्दी नहीं। मैंने क्या कहा था? खाना पकाना तो बस शुरुआत थी, असली परीक्षा तो परोसने की है। मेरी शर्त याद है ना? कोई हाथ नहीं लगाएगा, न सेवक, न तू, न बादशाह। और खाना मेरे शिष्यों के मुंह तक पहुंचना चाहिए। दरबार में फिर से बेचैनी फैल गई। राजा मान सिंह ने झुंझलाकर कहा, यह कैसी बेतुकी बात है? खाना अगर हाथों से नहीं परोसा जाएगा तो क्या हवा में उड़कर जाएगा? ये फकीर हमें पागल बनाना चाहता है जहां पनाह। अकबर ने मान सिंह को शांत रहने का इशारा किया और बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर शिकन नहीं थी, बल्कि वो दरबार की छत और दीवारों को बड़े गौर से देख रहा था। उसके दिमाग में एक नक्शा तैयार हो रहा था। सेवकों, बीरबल ने अचानक आवाज दी, जल्दी जाओ और शाही बाग से बांस के मोटे और लंबे तने काट कर लाओ, जितने ज्यादा हो सके उतने, और साथ में रस्सियां, मोम और केले के बड़े पत्ते भी लेते आना। बांस? टोडरमल ने हैरानी से पूछा। बीरबल, हम दावत कर रहे हैं या कोई झोपड़ी बना रहे हैं? बीरबल मुस्कुराया। टोडरमल जी, कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीधे रास्ते की नहीं, बल्कि एक बहते हुए रास्ते की जरूरत होती है। आप बस देखते जाइए। अगले कुछ पलों में दरबार का नजारा पूरी तरह बदल गया। शाही सेवक बीरबल के निर्देश पर बांस के लंबे लंबे तने लेकर आ गए। बीरबल ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और खुद काम में जुट गया। उसने आदेश दिया कि बांसों को बीच से लंबाई में चीर दिया जाए। जब बांसों को चीरा गया तो वे लंबी नालियों, पाइप की तरह बन गए। बीरबल ने उन बांस की नालियों के अंदरूनी हिस्सों को अच्छी तरह साफ करवाया ताकि कोई फांस न रह जाए। फिर उसने मोम मंगवाया। पिघले हुए मोम से बांस के जोड़ों को सील किया गया ताकि कहीं से भी रिसाव न हो। दरबारियों को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर होने क्या वाला है। क्या बीरबल इन बांसों से शिष्यों को पीटने वाला है या कोई जादू दिखाने वाला है? बीरबल ने फकीर की तरफ मुड़कर कहा, बाबा, आपके शिष्य कहाँ बैठेंगे? फकीर ने दरबार के मुख्य द्वार के बाहर निचले हिस्से की तरफ इशारा किया। वो बाहर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। 100 भूखे पेट तेरी अक्ल का इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब, बीरबल बोला, जगह बिल्कुल सही है। बीरबल ने अब अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान का प्रदर्शन शुरू किया।
उसने दरबार के बीचों बीच, जहां पतीले चूने की गर्मी में उबल रहे थे, वहां लकड़ी का एक ऊंचा मचान बनवाया। सेवकों ने रस्सियों और घिरनी की मदद से उन भारी भरकम खौलते हुए तांबे के पतीलों को उस ऊंचे मचान पर चढ़ा दिया। ये काम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि पतीले बहुत गर्म थे और शर्त के मुताबिक उन्हें सीधे हाथों से छूना मना था। इसीलिए सेवकों ने रस्सियों के फंदों और हुक का इस्तेमाल किया। जब पतीले ऊंचाई पर पहुंच गए तो बीरबल ने बांस की उन लंबी नालियों को जोड़ना शुरू किया। उसने एक सिरा पतीलों के पास रखा और बाकी नालियों को जोड़ते हुए एक लंबी पाइपलाइन बनाई, जो दरबार से होते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे बाहर बैठे शिष्यों की पंगत तक जा रही थी। ये नज़ारा अद्भुत था। दीवाने खास में बांसों का एक जाल सा बिछ गया था। बीरबल ने गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के सिद्धांत का इस्तेमाल किया था, ऊंचाई से नीचाई की ओर बहाव। मुल्ला दो प्याजा, बीरबल ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। जरा देखिए, इसे कहते हैं शाही नहर। आज इसमें पानी नहीं, शाही दावत बहेगी। मुल्ला ने नाक से कोड़ी। बीरबल, ख्याली पुलाव पकाना आसान है, लेकिन खौलती हुई दाल और चावल इस बांस में अटक गए तो सारी दावत कीचड़ बन जाएगी और बादशाह की नाक कट जाएगी। उसका भी इंतजाम है मुल्ला जी, बीरबल ने विश्वास के साथ कहा। बाहर 100 फकीर शिष्यों को एक कतार में बैठाया गया। उनके सामने केले के बड़े बड़े पत्ते बिछाए गए। बीरबल ने बांस की नाली के अंतिम सिरे को इस तरह व्यवस्थित किया कि वो शिष्यों की पंगत के ऊपर से गुजरे। उसने बांस में जगह जगह छेद किए और वहां छोटे बांस के टुकड़े लगा दिए, बिल्कुल नल की टोंटी की तरह, जो सीधे हर शिष्य के पत्तल के ऊपर खुलते थे। तैयारी पूरी हो चुकी थी। दरबार में सन्नाटा था। हर किसी की धड़कन रुकी हुई थी। अकबर ने अपनी गद्दी से उठकर नीचे आकर देखा। बीरबल, क्या ये काम करेगा? ऊपर वाले का नाम लीजिए जहां पना, बीरबल ने कहा। अब सबसे मुश्किल घड़ी थी, पतीलों को झुकाना बिना हाथ लगाए। बीरबल ने रस्सियों का एक और सिस्टम बनाया था, जो पतीलों के हैंडल से बंधा था। उसने दूर खड़े होकर एक रस्सा खींचा। चर्रर चर्रर घिरनी घूमी। ऊपर मचान पर रखा तांबे का विशाल पतीला धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगा। दरबारियों की सांसें अटक गईं। अगर पतीला पलट गया तो सारा खाना जमीन पर गिर जाएगा और खेल खत्म। लेकिन बीरबल का संतुलन सटीक था। पतीला उतना ही झुका जितना जरूरी था। उसमें से गर्म गर्म पिघली हुई सुनहरी दाल और चावल का मिश्रण, खिचड़ी जैसा जिसे बहने में आसानी हो, बाहर निकला और सीधे बांस की नाली में गिरा। छन्नन की आवाज हुई। भाप का एक गुबार उठा। खाना बांस की नाली में बहने लगा। दरबार में मौजूद हर शख्स की नजर उस बांस की नाली पर थी। क्या खाना नीचे तक पहुंचेगा या रास्ते में ही ठंडा होकर जम जाएगा? बांस की नली गर्म होने लगी। खाना तेजी से नीचे की ओर सरक रहा था। बीरबल ने खाने में घी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखी थी, ताकि चिकनाई से बहाव बना रहे। बाहर बैठे शिष्यों में हलचल मच गई। उन्होंने देखा कि दरबार के अंदर से एक बांस की पाइप आ रही है और उसमें से भाप निकल रही है। अचानक पहले शिष्य के पत्तल पर बांस की टोंटी से गरम गरम खुशबूदार खाना गिरा। धप। फिर दूसरे के पत्तल पर, फिर तीसरे पर। देखते ही देखते पूरी कतार में लगे नलों से खाना अपने आप, बिना किसी इंसानी हाथ के स्पर्श के, शिष्यों के पत्तलों में गिरने लगा। कमाल है, तानसेन के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। ये तो सुरों की तरह बह रहा है। अकबर खुशी से झूम उठे। वाह बीरबल वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। इसे कहते हैं अक्ल का जादू। फकीर, जो अभी तक आंखें बंद किए खड़ा था, बर्तनों के खनखनाने और शिष्यों के खाने की आवाजें सुन रहा था। चप चप की आवाजें बता रही थीं कि दावत शुरू हो चुकी थी और शर्त के मुताबिक किसी ने भी खाने को हाथ नहीं लगाया था। खाना खुद चलकर, बहकर मेहमानों तक पहुंचा था। दरबारियों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा उतर गया। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि क्यों वो बादशाह का सबसे चहेता है। रुक जाओ। फकीर की गर्जना ने दरबारियों की तालियों को बीच में ही रोक दिया। खुशियों के शोर में अचानक सन्नाटा पसर गया। बीरबल, जो अपनी सफलता पर मुस्कुरा रहा था, सतर्क हो गया। क्या हुआ बाबा? क्या खाने में कोई कमी है या आपके शिष्यों का पेट नहीं भरा? फकीर धीरे धीरे चलते हुए बीरबल के करीब आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। खाना लजीज है बीरबल, और तेरा तरीका भी नायाब है। फकीर ने माना। तूने बिना आग के पकाया और बिना हाथ लगाए परोसा। तू जीत गया, अभी के लिए। अकबर ने राहत की सांस ली। तो बस शर्त पूरी हुई। अब आप अपनी हार माने और... अभी नहीं बादशाह, फकीर ने बीच में ही टोका।
मैंने कहा था दावत तब पूरी होती है जब मेहमान संतुष्ट हो। अभी तो सिर्फ पेट में अनाज गया है, लेकिन एक प्यास अभी बाकी है। बीरबल की आंखों में सवाल तैरने लगे। प्यास? पानी का इंतजाम भी हो जाएगा बाबा? शाही कुरे का मीठा पानी इसी तरह बांस की नलियों से पहुंचा दिया जाएगा? पानी नहीं बीरबल, फकीर ने रहस्यमयी ढंग से कहा। मेरे शिष्य आम इंसान नहीं हैं, इन्हें साधारण पानी नहीं पचता। दावत के बाद इन्हें एक खास शरबत चाहिए होता है, और वो शरबत बनाने का सामान तेरे बावर्ची खाने में नहीं मिलेगा। तो क्या चाहिए आपको? अकबर ने झुंझलाते हुए पूछा। दूध, फलों का रस या केसर वाला दूध? फकीर ने अपनी झोली में हाथ डाला और वही लाल रंग की शीशी फिर से बाहर निकाली जो उसने पहले दिखाई थी। ये, फकीर ने शीशी दिखाते हुए कहा, ये जड़ी बूटियों का एक दुर्लभ अर्क है। मेरे शिष्यों को खाने के बाद इसकी एक एक बूंद चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि... फकीर रुका और एक डरावनी हंसी हंसी। शर्त यह है कि इस लाल अर्क को हर शिष्य के मुंह में डालना होगा, लेकिन अंधेरे में, और वो भी बिना किसी रोशनी के। दरबार की सारी मशालें, सारे दिए बुझा दिए जाएंगे। घना अंधेरा होगा, और उस अंधेरे में तुझे ये पहचानना होगा कि कौन मेरा शिष्य है और कौन नहीं। कौन नहीं? बीरबल ने फौरन उस शब्द को पकड़ लिया। क्या वहां आपके शिष्यों के अलावा भी कोई है? फकीर ने अपना सिर हिलाया। यही तो खेल है। जैसे ही अंधेरा होगा, मेरे 100 शिष्यों के बीच 100 शैतानी साए भी बैठ जाएंगे। अगर तूने गलती से ये अर्क किसी साए को पिला दिया तो वो साया हकीकत बन जाएगा और इस पूरे किले को निगल जाएगा। और अगर मेरे शिष्य को अर्क नहीं मिला तो वो भूख से तड़प कर मर जाएगा और उसकी हत्या का पाप तेरे सिर होगा। दरबार में खौफ का माहौल छा गया। साए, शैतान, ये फकीर क्या बला है? ये पागलपन है, मान सिंह चिल्लाए। जहां पना, इस धोखेबाज को गिरफ्तार कर लीजिए, ये जादू टोना कर रहा है। होशियार, फकीर ने अपनी लाठी फर्श पर दे मारी। अगर मुझे छुआ तो मेरे शरीर की गर्मी जो मैंने चूने को उधार दी थी वो वापस आ जाएगी और तुम्हारा यह किला पिघल जाएगा। अकबर ने मान सिंह को रोका। स्थिति बहुत नाजुक थी। फकीर कोई साधारण बाजीगर नहीं लग रहा था। बीरबल ने गहरी सांस ली। तो आप चाहते हैं कि मैं घुप अंधेरे में 100 शिष्यों को ढूंढूं जो 100 शैतानी सायों के बीच बैठे हैं और उन्हें ये अर्क पिलाऊं? बिल्कुल, फकीर मुस्कुराया। और याद रहे, रोशनी की एक किरण भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने मशाल जलाई तो सब खत्म। ये चुनौती पिछली चुनौतियों से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। बिना आग के पकाना विज्ञान था, बांस से परोसना इंजीनियरिंग थी, लेकिन अंधेरे में इंसानों और सायों के बीच फर्क करना, ये तो असंभव था। सायों की कोई काया नहीं होती, लेकिन फकीर कह रहा था कि वे शिष्यों के बीच बैठेंगे। इसका मतलब है कि वे भ्रम पैदा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि बीरबल अब फंस गया है और आप जानना चाहते हैं कि वो अंधेरे में असली और नकली का फर्क कैसे करेगा, तो वीडियो को अभी लाइक करें और बीरबल रॉक्स कमेंट करें। ये कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां विज्ञान भी फेल हो सकता है। क्या बीरबल अपनी छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस का इस्तेमाल करेगा? बीरबल ने शीशी फकीर के हाथ से ले ली। शीशी ठंडी थी, बहुत ठंडी। मंजूर है, बीरबल ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो पुराना आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया हुआ लगा। दरबार की सारी मशालें बुझा दी जाएं। नहीं बीरबल, अकबर ने रोका। ये खतरनाक है। अंधेरे में ये फकीर कुछ भी कर सकता है। विश्वास रखें जहां पनाह, बीरबल ने कहा। अंधेरा कभी कभी वो दिखाता है जो उजाला छिपा देता है। आदेश का पालन हुआ। एक एक करके दरबार की सारी मशालें बुझा दी गईं। दीवाने खास में गहरा अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बाहर से आने वाली चांदनी भी बादलों में छिप गई थी, मानो कुदरत भी फकीर के साथ हो। बाहर जहां शिष्य बैठे थे वहां भी घुप अंधेरा था। एक अजीब सी खामोशी थी, न किसी के सांस लेने की आवाज, न हिलने डुलने की। बीरबल हाथ में वो लाल शीशी लिए खड़ा था। अब उसे बाहर जाना था, उन 100 शिष्यों के बीच। लेकिन जैसे ही बीरबल ने पहला कदम बढ़ाया, उसे अपने चारों तरफ सरसराहट महसूस हुई। सर 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 सर, अंधेरे में कई आकृतियां हिल रही थीं। क्या वे फकीर के शिष्य थे या वो शैतानी साए जिनका जिक्र फकीर ने किया था? फकीर की आवाज अंधेरे में गूंजी। समय शुरू होता है अब। तेरे पास सिर्फ कुछ पल हैं बीरबल। अगर सुबह की पहली किरण से पहले मेरे शिष्यों को अर्क नहीं मिला तो सब राख हो जाएंगे। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। अंधेरे में आंखें खुली रखने का कोई मतलब नहीं था। उसे कुछ और सोचना था। साए और इंसान में क्या फर्क होता है? इंसान सांस लेता है, साया नहीं। लेकिन इतनी भीड़ में किसकी सांस सुने? इंसान का शरीर गर्म होता है, साया ठंडा। लेकिन हर एक को छू कर देखने में तो पूरी रात निकल जाएगी। तभी बीरबल के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी।
उसने उस लाल शीशी का ढक्कन धीरे से खोला। एक बहुत ही तीखी अजीब सी गंध बाहर निकली। ये गंध किसी सड़े हुए मांस जैसी थी। बीरबल समझ गया, ये अर्क कोई शरबत नहीं बल्कि कुछ और है। फकीर ने कहा था शिष्यों को इसकी तलब होती है। बीरबल ने अंधेरे में चिल्लाकर कहा, सेवकों, किले के दरवाजे बंद कर दो और कोई भी अपनी जगह से ना हिले। अकबर की आवाज़ आई, बीरबल तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? जहाँ पनाह, मैं असली और नकली की पहचान कर रहा हूँ, बीरबल ने जवाब दिया। बीरबल अब शिष्यों की पंगत के पास पहुंच चुका था। अंधेरे में उसे सैकड़ों आकृतियां बैठी हुई महसूस हो रही थीं। कौन असली है, कौन साया? बीरबल ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, वही सोने की मोहरें जो बादशाह ने उसे इनाम में दी थीं। उसने जोर से कहा, अरे ओ साधुओं, बादशाह अकबर की तरफ से ये सोने की मोहरें दान में दी जा रही हैं, जो इसे पकड़ लेगा वो उसका। उसने सिक्के हवा में उछाले। सिक्कों के गिरने की खनखन आवाज आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कोई हलचल नहीं हुई। किसी ने सिक्के लपकने की कोशिश नहीं की। फकीर हंसा, मेरे शिष्यों को सोने का लालच नहीं है बीरबल, ये तरकीब बेकार है। मैं जानता था, बीरबल बुदबुदाया। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि क्या कोई साया लालच में आता है या नहीं। अब बीरबल ने अपना असली पत्ता फेंका। उसने उस लाल शीशी की कुछ बूंदें अपनी हथेली पर गिराईं और उसे हवा में लहराया। उस तीखी गंध ने पूरे माहौल को भर दिया। अचानक अंधेरे में कुछ अजीब आवाजें आने लगीं, घुर्र घुर्र, जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। बीरबल मुस्कुराया। उसे पता चल गया था कि साये कौन है और शिष्य कौन, क्योंकि साये गंध पर प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन ये शिष्य, ये तो इंसान लग ही नहीं रहे थे। तभी बीरबल को अपने पैर के पास कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। कोई चीज रेंगती हुई उसके ऊपर चढ़ रही थी। क्या ये फकीर की चाल थी? अचानक दरबार के अंदर से मुल्ला दो प्याजा की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। क्या शैतानी साये दरबार के अंदर घुसाए थे? बीरबल ने महसूस किया कि वो बुरी तरह घिर चुका है। उसके चारों तरफ घेरा तंग होता जा रहा था, और वो भी अंधेरे में, जहां उसे अपना दुश्मन दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो दोस्तों, ये अंधेरा बीरबल के लिए मौत का पैगाम लाएगा या जीत का रास्ता? आखिर वो साये क्या थे जो गंध सूंघ कर गुर्राने लगे? और मुल्ला दो प्याजा को किसने खींचा? क्या फकीर के शिष्य वाकई इंसान हैं या कोई खौफनाक बला? और सबसे बड़ा सवाल, बीरबल ने ऐसा क्या किया कि पूरा दरबार रोशनी से नहीं बल्कि एक डरावनी नीली चमक से भर गया? दोस्तों, अगर आप RK वर्मा पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। दीवाने खास में पसरा वो सन्नाटा अब चीखों में बदल चुका था। मुल्ला दो प्याजा की दहशत भरी आवाज ने उस घुप अंधेरे को चीर दिया था, जैसे कांच का कोई बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया हो। बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है, यहां कोई जानवर है या कोई भूत? मुल्ला की आवाज कांप रही थी, और उसके साथ ही कपड़ों के फटने और किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आ रही थी। अकबर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उनका हाथ म्यान पर गया, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि अपनी ही तलवार दिखाई नहीं दे रही थी। सिपाहियों, मुल्ला को बचाओ, अकबर चिल्लाए। लेकिन सिपाही भी बेबस थे। वे अपनी जगह से हिलने से भी डर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि हमलावर कौन है और कहां है। और सबसे बड़ा डर फकीर की चेतावनी का था। अगर रोशनी जलाई गई या किसी ने हथियार चलाया तो अनर्थ हो जाएगा। बीरबल, जो शिष्यों की पंगत के बीच खड़ा था, एकदम स्थिर हो गया। उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ एक पहेली नहीं बल्कि एक जानलेवा जाल है। फकीर ने कहा था साए। साए आवाज नहीं करते, साए खींचते नहीं। इसका मतलब वहां जो भी था वो हाड़ मांस का बना था, लेकिन वो क्या चीज थी जो इंसान की तरह खींच रही थी और जानवर की तरह गुर्रा रही थी? उस तीखी गंध ने, जो बीरबल के हाथ में मौजूद लाल शीशी से निकल रही थी, माहौल को और भी रहस्यमयी बना दिया था। बीरबल ने महसूस किया कि जैसे ही उसने शीशी का ढक्कन खोला था, अंधेरे में मौजूद वो साए बेचैन हो उठे थे। घुर घुर की आवाजें अब चारों तरफ से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो दरबार किसी जंगल के बीचों बीच आ गया हो, जहां भूखे भेड़िए अपने शिकार को घेर रहे हों। मुल्ला जी, अपनी जगह पर जमीन से चिपक कर लेट जाइए,
बीरबल ने अंधेरे में चिल्लाकर हिदायत दी, हिलिए मत, वो हरकत पर हमला करते हैं। तभी बीरबल के कान के पास से एक तेज हवा का झोंका गुजरा। उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत ही फुर्तीला जीव उसके पास से निकला है। ये कोई इंसान नहीं हो सकता था। इंसान के कदमों की आहट होती है, लेकिन ये जो भी था वो मखमली पंजों वाला था। फकीर की आवाज फिर गूंजी, समय बीत रहा है बीरबल, मेरे शिष्यों को खुराक चाहिए। अगर तू उन सायों से डर गया तो शर्त हार जाएगा, और याद रख, अगर तूने गलती से खुराक उस साये को दे दी तो वो साया इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे आगरा को निगल लेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। उसे रोशनी चाहिए थी, लेकिन आग वाली रोशनी नहीं। उसे ऐसी रोशनी चाहिए थी जो शर्त भी ना तोड़े और हकीकत भी दिखा दे। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। विज्ञान ही वो रास्ता है जो जादू को काट सकता है। उसने याद किया, जब वो चूने लाइम का इस्तेमाल करके खाना पका रहा था तो उसने देखा था कि कुछ खास पत्थरों और रसायनों के मिलने से एक ठंडी चमक पैदा होती है। उसे याद आया कि उसके पास शाही हकीम की दी हुई एक पुड़िया थी जिसमें फॉस्फोरस जैसा कोई प्राचीन पदार्थ का चूर्ण था। हकीम ने कहा था कि ये अंधेरे में चमकता है, लेकिन इसकी चमक बहुत कम होती है। लेकिन बीरबल के पास अभी एक और चीज थी, वो खौलता हुआ चूने का पानी जो अभी भी तांबे के बर्तनों के पास मौजूद था, और वो लाल शीशी का तरल। बीरबल ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। उसने झुककर अपने पीतांबर दुपट्टे का एक कोना उस नाली के पास ले गया जहां से चूने वाला गर्म पानी रिस रहा था। कपड़ा गीला हो गया। फिर उसने उस लाल शीशी की सिर्फ 2 बूंदें उस गीले कपड़े पर टपकाईं, और फिर जो हुआ उसे देखकर अंधेरे में भी सबकी आंखें चुंधिया गईं। एक हल्की फसस की आवाज हुई और बीरबल के हाथ में पकड़ा कपड़ा अचानक नीली रोशनी, ब्लू लुमिनेसेंस में चमकने लगा। ये आग नहीं थी, ये कोई मशाल नहीं थी, ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया थी, शीत प्रकाश, कोल्ड लाइट। ये वैसी ही चमक थी जो जुगनू के भीतर होती है या समंदर की गहराइयों में रहने वाले जीवों में। उस नीली डरावनी रोशनी में दरबार का नज़ारा उभर कर सामने आया, और वो नज़ारा इतना खौफनाक था कि कई दरबारियों की चीखें निकल गईं। अकबर ने देखा और सन रह गए। मुल्ला 2 प्याजा जमीन पर लेटे हुए थे और उनके ठीक ऊपर एक विशाल का एक काला जानवर खड़ा था। वो कोई साधारण जानवर नहीं था, वो एक काला तेंदुआ था जिसकी आंखें उस नीली रोशनी में अंगारों की तरह चमक रही थीं। और सिर्फ एक नहीं, पूरे दरबार में ऐसे दर्जनों तेंदुए घूम रहे थे। उनके गले में पट्टे नहीं थे, वे पूरी तरह जंगली और आज़ाद थे। यही थे वो साये जिनका जिक्र फकीर ने किया था। काली खाल होने की वजह से वे अंधेरे में बिल्कुल अदृश्य हो गए थे, और जो 100 शिष्य बैठे थे वे इंसान ही थे, लेकिन वे बुतों की तरह स्थिर बैठे थे, अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे, मानो वे समाधि में हों। उनके बीच बीच में ये खूंखार तेंदुए घूम रहे थे जो उस लाल शीशी की गंध से पागल हो रहे थे। तो ये है तुम्हारी चाल, बीरबल ने मन ही मन कहा। फकीर ने शिष्यों और तेंदुओं को एक साथ मिला दिया था। अगर बीरबल अंधेरे में टटोलते हुए किसी तेंदुए के मुंह में वो अर्क डाल देता तो उसका हाथ उखड़ना तय था, और अगर वो डर जाता तो शर्त हार जाता। उस नीली रोशनी को देखकर तेंदुए भी एक पल के लिए सहम गए। जानवर अक्सर अजीब रोशनी से डरते हैं। बीरबल ने इसी मौके का फायदा उठाया। जहां पनाह, सब अपनी जगह पर स्थिर रहें। बीरबल चिल्लाया, ये तेंदुए हरकत पर हमला करेंगे, मैं इन्हें संभालता हूं। दोस्तों, जरा सोचिए बीरबल की हिम्मत के बारे में। एक तरफ 100 खूंखार जंगली जानवर, दूसरी तरफ एक सनकी फकीर की शर्त, और हाथ में सिर्फ एक चमकता हुआ कपड़ा। अगर आपको भी लगता है कि बीरबल की होशियारी का कोई सानी नहीं, तो इस कहानी को अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगर आप बीरबल की जगह होते तो क्या करते। क्या आप भाग जाते या डटकर मुकाबला करते? आपका हर कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। बीरबल ने वो चमकता हुआ कपड़ा एक लंबी बांस की लकड़ी जो खाना परोसने से बची थी के सिरे पर बांध दिया। अब उसके पास एक ठंडी मशाल थी। वो धीरे धीरे शिष्यों की पंगत की तरफ बढ़ा। तेंदुए उस लाल शीशी की गंध की वजह से बीरबल की तरफ लपकना चाहते थे, लेकिन उस नीली भूतिया रोशनी को देखकर पीछे हट रहे थे। बीरबल ने विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए भी किया था।
अब बीरबल के सामने चुनौती थी शिष्यों को पहचानना। रोशनी में ये आसान लग रहा था, लेकिन एक पेंच अभी भी फंसा था। तेंदुए भी जमीन पर बैठे थे और शिष्य भी। कुछ तेंदुए इतने शांत बैठे थे कि दूर से वे भी काले कपड़ों में लिपटे इंसान जैसे लग रहे थे। बीरबल एक एक करके आगे बढ़ा। वो हर आकृति के पास जाता, अपनी नीली रोशनी डालता। पहला व्यक्ति एक इंसान था जिसकी आंखें बंद थीं। बीरबल ने शीशी से एक बूंद उसके मुंह में टपका दी। दूसरा एक इंसान। तीसरा। बीरबल जैसे ही झुका, उसे घुर्र की आवाज सुनाई दी। उस आकृति ने अपना सिर उठाया। वो एक तेंदुआ था जो घात लगाकर बैठा था। बीरबल ने तुरंत अपनी नीली मशाल उसकी आंखों के सामने लहराई। तेंदुआ गुर्राकर पीछे हट गया। पूरा दरबार सांस रोके ये तमाशा देख रहा था। ये मौत का खेल था। बीरबल मौत के साये में चल रहा था, शांतिमय तरीके से अपना काम कर रहा था। मुल्ला दो प्याजा, जो अभी भी जमीन पर लेटे थे, कांपते हुए बोले, बीरबल जल्दी कर भाई, ये बला मेरे सिर पर खड़ी है। एक तेंदुआ मुल्ला को सूंघ रहा था। बीरबल ने मुल्ला की तरफ देखा। उसने अपनी जेब से एक और सिक्का निकाला और दूर फेंका। टन। सिक्के की आवाज सुनकर मुल्ला के पास खड़ा तेंदुआ उस दिशा में लपका। मुल्ला को मौका मिल गया और वे घिसटते हुए एक खंबे के पीछे जा छुपे। समय बीतता जा रहा था। बीरबल ने 50 शिष्यों को खुराक दे दी थी, लेकिन अब शीशी खाली होने वाली थी और तेंदुए ज्यादा आक्रामक हो रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि रोशनी से उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं लग रही थी। उनका डर कम हो रहा था। अचानक फकीर ने एक सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही सारे तेंदुए एक साथ खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ भूख थी। फकीर ने खेल का नियम बदल दिया था। अब वो बीरबल पर सीधा हमला करवाने वाला था। बस बहुत हुआ बीरबल, फकीर ने कहा। तूने मेरे सायों को रोशनी से डराया, ये मेरी शर्त के खिलाफ नहीं था, लेकिन तूने मेरे बच्चों को नाराज कर दिया है। सारे तेंदुए धीरे धीरे बीरबल की तरफ बढ़ने लगे। घेरा छोटा होता जा रहा था। बीरबल बीच में अकेला खड़ा था, हाथ में वो नीली रोशनी और लगभग खाली शीशी लिए। अकबर चिल्लाए, फकीर, अपने जानवरों को रोक, वरना मैं तोपों से इस पूरे दीवाने खास को उड़ा दूंगा। फकीर हंसा। बादशाह, तेरे तोपची जब तक बत्ती सुलगाएंगे तब तक मेरे बच्चे अपना काम तमाम कर चुके होंगे। बीरबल की नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। उसे बचना था, लेकिन कैसे? तभी उसकी नजर उस बांस की पाइपलाइन पर गई जो उसने खाना परोसने के लिए बनाई थी। उसमें अभी भी काफी मात्रा में वो लिसलिसा स्टार्च युक्त चावल और दाल का मिश्रण मांड बचा हुआ था। बीरबल के दिमाग में एक और धमाका हुआ। घर्षण, फ्रिक्शन। उसने जमीन पर पड़े केलों के पत्तों को अपने पैरों से खिसकाया। फर्श संगमरमर का था, बेहद चिकना। बादशाह सलामत, बीरबल चिल्लाया। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बीरबल ने बांस की उस पाइपलाइन को एक झटके में तोड़ दिया। पाइप के अंदर जमा हुआ बासी चिकना मांड और पानी का सैलाब फर्श पर फैल गया। पूरे फर्श पर फिसलन हो गई। जैसे ही तेंदुए बीरबल पर छलांग लगाने के लिए दौड़े, उनके पंजे उस चिकने फर्श और मांड यानी स्टार्च के मिश्रण पर टिक नहीं पाए। धड़ाम धड़ाम। खूंखार शिकारी अपनी ही रफ्तार की वजह से फिसलकर एक दूसरे से टकराने लगे। वे कोशिश करते खड़े होने की, लेकिन चिकनाई इतनी ज्यादा थी कि उनके पैर फिर फिसल जाते। शेरों और तेंदुओं का वो राजसी रौब एक कॉमेडी में बदल गया। वे लाचार होकर फर्श पर लौट रहे थे, गुर्राह रहे थे, लेकिन हमला नहीं कर पा रहे थे। बीरबल, जिसने अपने जूतों के नीचे कपड़ा बांध लिया था ताकि घर्षण बना रहे, मजे से उन फिसलते हुए जानवरों के बीच से निकला। उसने बाकी बचे शिष्यों को जल्दी जल्दी खुराक दी। आखिरी बूंद, आखिरी शिष्य, काम पूरा हुआ। बीरबल ने खाली शीशी को हवा में लहराया। बाबा, आपकी अमानत शिष्यों के पेट में पहुंच गई है और आपके साए अब नाचना सीख रहे हैं। पूरा दरबार ठहाकों, हंसी जो अब राहत की थी, और तालियों से गूंज उठा। जो नजारा खौफनाक था वो अब हास्यास्पद बन चुका था। तेंदुए स्केटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। फकीर का चेहरा, जो अब तक अकड़ से भरा था, पहली बार गुस्से से तमतमा गया। उसने अपनी लाठी को जमीन पर पटका। बस! उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि तेंदुए भी शांत होकर एक कोने में दुबक गए। रोशनी! फकीर चिल्लाया। सेवक दौड़े और मशाले जला दी। दीवाने खास फिर से रोशन हो गया। फर्श पर फैला खाना, फिसलते हुए जानवर और बीच में खड़ा बीरबल सब साफ दिखाई देने लगा। अकबर दौड़कर नीचे आए और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल,
आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल के आगे ताकत और जादू दोनों बौने हैं। राजा मानसिंह भी अपनी तलवार म्यान में रखते हुए मुस्कुराए। मानना पड़ेगा बीरबल, मौत के मुंह से निवाला छीन लाए तुम। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। फकीर अभी हारा नहीं था। वो अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था, गुस्से से या किसी और जज्बात से, पता नहीं। फकीर ने अपनी अंधेरी आंखों से बीरबल को घूरा। तू जीत गया बीरबल। तूने बिना आग के पकाया, बिना हाथ लगाए खिलाया और अंधेरे में मौत को चकमा देकर मेरी शर्त पूरी की। लेकिन फकीर ने अपनी हड्डियों की माला उतारकर हाथ में ले ली। लेकिन तूने अभी तक सिर्फ मेरा खेल देखा है, मेरा मकसद नहीं जाना, फकीर ने रहस्यमयी आवाज में कहा। तुझे क्या लगा मैं यहां सिर्फ खाना खाने आया था या तेरी अक्ल आजमाने? अकबर ने संजीदगी से पूछा। तो फिर क्या मकसद है तुम्हारा? इनाम चाहिए, जागीर चाहिए, मांगो, आज हम खुश हैं। फकीर ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। इनाम, जागीर, ये मिट्टी के खिलौने मुझे नहीं चाहिए जलालुद्दीन। मैं यहां एक कर्ज वसूलने आया हूं, एक ऐसा पुराना कर्ज जो तेरे बाप दादाओं के जमाने का है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कर्ज? मुगलों पर किसका कर्ज? और उस कर्ज की कीमत? फकीर ने अपनी उंगली अकबर की तरफ उठाई, फिर धीरे से उसे घुमाकर बीरबल की तरफ कर दिया। उस कर्ज की कीमत है कुर्बानी। कुर्बानी? बीरबल ने पूछा। हां, फकीर बोला, मेरी आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती अभी बाकी है। और ये चुनौती अक्ल की नहीं, जिगर की है। खाना तो सबने खा लिया, लेकिन इस खाने की एक कीमत है जो अब चुकानी पड़ेगी। वो लाल अर्क जो तूने मेरे शिष्यों को पिलाया, जानते हो वो क्या था? बीरबल की धड़कनें रुक गईं। क्या उसने अपने हाथों से उन लोगों को जहर दे दिया? फकीर ने हंसते हुए कहा। वो जहर नहीं था, वो अमृत था, लेकिन उसका असर तभी रहता है जब उसे पिलाने वाला अपनी सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए खो दे। क्या बकवास है? टोडरमल चिल्लाए। बकवास नहीं, हकीकत है, फकीर ने कहा। बीरबल, तूने दावत दी है, अब दक्षिणा देने की बारी है। मेरी आखिरी शर्त यह है कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुझे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो या तो बादशाह को बचाएगा या तुझे। दोनों में से एक को अपनी याददाश्त हमेशा के लिए मिटानी होगी। याददाश्त? अकबर चौंक गए। हां, फकीर ने अपनी झोली से एक काला पत्थर निकाला। ये विस्मृति शिला है। जो इसे सर पर रखेगा वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपने अपनों को भूल जाएगा। वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन एक कोरे कागज की तरह। अब चुनाव तेरा है बीरबल, या तो तू खुद को मिटा दे और अकबर का वफादार बना रहे, या फिर अकबर को ये पत्थर दे दे और सल्तनत का मालिक बन जा। ये कैसा धर्म संकट था। बीरबल के लिए उसकी बुद्धि ही उसकी पहचान थी। अगर याददाश्त गई तो बीरबल बीरबल नहीं रहेगा, और अगर बादशाह की याददाश्त गई तो हिंदुस्तान अनाथ हो जाएगा। फकीर ने कहा, सोच ले, सुबह तक का वक्त है। अगर फैसला नहीं हुआ तो मेरे ये 100 शिष्य, जिनके अंदर अब वो लाल अर्क है, वो मानव बम की तरह फटेंगे और तेरा ये लाल किला जमींदोज हो जाएगा। बीरबल ने फकीर की आंखों में देखा। वहां उसे पागलपन नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी साजिश नजर आई। उसे लगा कि फकीर झूठ बोल रहा है, लेकिन वो रिस्क नहीं ले सकता था। तभी बीरबल ने उस काले पत्थर को गौर से देखा। उस पत्थर पर कुछ बारीक अक्षर फटे थे। बीरबल की तेज नजरों ने उन अक्षरों को पढ़ लिया, और पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई जादुई पत्थर नहीं था, ये तो कुछ और ही था। फकीर ने ये देख लिया। क्या हुआ बीरबल, डर गए? बीरबल ने अपने आप को संभाला। नहीं बाबा, डर नहीं, अचरज हो रहा है, क्योंकि जो आप मांग रहे हैं वो तो मैं दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बीरबल ने बादशाह की तरफ देखा। जिस कर्ज की आप बात कर रहे हैं वो कर्ज तो कब का चुकता हो चुका है, बस आप रसीद लेना भूल गए थे। फकीर चौंक गया। तू क्या जानता है? मैं वो जानता हूं जो आपने अब तक छुपाया है, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। ये पत्थर, ये अर्क और ये नाटक, ये सब एक नकाब है। असली चेहरा तो कुछ और है। बीरबल ने अचानक आगे बढ़कर फकीर की दाढ़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। रुक जा, फकीर चिल्लाया और पीछे हट गया। लेकिन बीरबल ने जो देखा था
उसने कहानी का पूरा रुख ही पलट दिया था। ये फकीर अंधा नहीं था। उसकी अंधी आंखों में एक पल के लिए पुतलियां घूमी थीं जब बीरबल ने हमला किया था। तो दोस्तों, क्या फकीर सच में अंधा नहीं है? क्या है उस विस्मृति शिला का राज जो बीरबल ने पढ़ लिया? और वो कौन सा पुराना कर्ज है जिसकी वजह से मुगलों की सल्तनत खतरे में आ गई है? क्या बीरबल फकीर के चेहरे से नकाब उतार पाएगा या खुद अपनी याददाश्त खो बैठेगा? कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो शहंशाह अकबर के पैरों तले जमीन खिसका देगा। दीवाने खास की हवा में अभी भी उस नीली रासायनिक रोशनी की ठंडक और बारूद जैसी गंध खुली हुई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि दरबारियों की धड़कनें भी नगाड़ों की तरह बज रही थीं। बीरबल का हाथ फकीर की दाढ़ी के पास हवा में थमा हुआ था और फकीर पीछे हट चुका था। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन इसने एक बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से 2 कदम आगे बढ़ाए थे। उनकी आंखों में अविश्वास था। बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? यह फकीर अंधा नहीं है। बीरबल ने अपना हाथ नीचे किया और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान ले आया। उसने फकीर की आंखों में सीधे देखा, वे आंखें जो अब तक पथराई हुई और बेजान लग रही थीं। जहां पनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, कभी कभी ये एक नकाब भी होता है। जब मैंने वो नीली रोशनी, कोल्ड लाइट पैदा की थी, तब दरबार के हर शख्स की आंखें चौंधिया गई थीं। इंसान की फितरत है कि तेज़ रोशनी में उसकी पुतलियां, प्यूपल्स सिकुड़ जाती हैं। मैंने गौर किया कि जब वो नीली चमक भड़की तो इस अंधे फकीर की आंखों की पुतलियां भी सिकुड़ गईं। एक अंधा इंसान रोशनी पर प्रतिक्रिया नहीं देता बाबा। आपकी आंखें देख सकती हैं और बहुत बारीक देख सकती हैं। फकीर खामोश खड़ा रहा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ढोंगी, धोखेबाज की आवाज़ें आने लगीं। राजा मानसिंह ने अपनी तलवार पूरी तरह म्यान से निकाल ली। तो ये सब एक नाटक था, ये हमारी जासूसी कर रहा था। फकीर अचानक जोर से हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में वो फकीराना खनक नहीं थी, बल्कि एक क्रूर और भारीपन था। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मला और जब उसने हाथ हटाए तो वो गड्ढे गायब थे। वहां अब एक शिकारी की तरह चमकती हुई बेहद तेज और शातिर आंखें थीं। उसने अपनी कमर से झुकाव हटा दिया और सीधा तनकर खड़ा हो गया। उसकी लाठी, जो अब तक सहारे के लिए थी, अब एक हथियार की तरह उसके हाथ में थी। वाह बीरबल वाह, फकीर ने ताली बजाते हुए कहा। मैंने सुना था कि तू चतुर है, लेकिन तूने तो मेरी बरसों की तपस्या को एक पल में पकड़ लिया। हाँ, मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सब देख सकता हूँ। मैं तेरी घबराहट देख सकता हूँ, अकबर का डर देख सकता हूँ और इस गले की एक एक ईंट को अपनी मुट्ठी में भींचता हुआ देख सकता हूँ। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम हो कौन और ये ढोंग क्यों रचा? अगर तुम्हें दौलत चाहिए थी तो मांग लेते। धोखे से दरबार में घुसने की सजा जानते हो? सजा? फकीर ने व्यंग्य किया। सजा वो देता है जिसके हाथ में ताकत हो, और इस वक्त ताकत मेरे हाथ में है अकबर। मेरा नाम जरगाम है। शायद तूने ये नाम नहीं सुना होगा, लेकिन तेरे पिता हुमायूं इस नाम से वाकिफ थे। जरगाम? अबुल फजल ने याददाश्त पर जोर डालते हुए कहा। वो विद्रोही रसायन शास्त्री, एल्केमिस्ट, जिसे सल्तनत से निकाल दिया गया था क्योंकि वो इंसानों पर खतरनाक प्रयोग करता था। विद्रोही नहीं, विधाता कहो, जरगाम चिल्लाया। मुगलों ने मेरी विद्या को पागलपन कहा, मेरे विज्ञान को जादू टोना कहकर मुझे देश निकाला दे दिया। मुझे फकीर बनकर दर दर भटकना पड़ा। आज मैं अपना हक मांगने आया हूं, नवरत्नों की कुर्सी नहीं, बल्कि ये पूरा तख्त। बीरबल ने बीच में टोका। तो ये विस्मृतिशिला और याददाश्त खोने वाली बात भी झूठ थी? जरगाम मुस्कुराया। झूठ में ही सच छिपा होता है बीरबल। ये पत्थर, उसने उस काले पत्थर को हवा में उछाला, ये याददाश्त नहीं मिटाता, ये मिटाता है वजूद। तूने इस पर खुदे हुरूफ पढ़े थे ना? बता बादशाह को, इस पर क्या लिखा है? बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। जहां पनाह, ये कोई जादुई पत्थर नहीं है, ये चकमक पत्थर, फ्लिंट स्टोन की एक बहुत ही दुर्लभ किस्म है जिसे काला आग्नेय कहते हैं, और इस पर फारसी में लिखा है आतश सय्याल, बहती हुई आग। बिल्कुल सही, जरगाम ने कहा। और वो लाल अर्क जो तूने मेरे शिष्यों को पिलाया, वो कोई अमृत नहीं था, वो द्रवित बारूद, लिक्विड एक्सप्लोजिव का एक ऐसा रूप है जिसे मैंने ईजाद किया है। अब जरा गणित लगाओ बीरबल। पेट में ज्वलनशील तरल है और मेरे हाथ में ये पत्थर है। अगर मैं इस पत्थर को जरा सा भी रगड़ दूं
तो एक ऐसी तरंग, फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन पैदा होगी जो उन शिष्यों के पेट में मौजूद रसायन को सक्रिय कर देगी। 100 शिष्य, 100 चलते फिरते बम। अगर वे फटे तो आगरा का लाल किला इतिहास के पन्नों से मिट जाएगा। दरबार में दहशत फैल गई। ये खतरा तलवारों से नहीं काटा जा सकता था। ये विज्ञान का एक ऐसा भयानक रूप था जिसे मुगल दरबार ने पहले कभी नहीं देखा था। 100 मानव बम जो दरबार के ठीक बाहर बैठे थे। धोखेबाज, अकबर ने गुर्राते हुए कहा, तुमने मेरे मेहमान नवाजी के उसूलों का फायदा उठाया। तुम चाहते क्या हो? मैंने पहले ही कहा था बादशाह। जरगाम ने अपनी लाठी को घुमाया, कुर्बानी। लेकिन अब शर्त बदल गई है। चूंकि बीरबल ने मेरा नकाब उतार दिया है तो अब खेल खुलेआम होगा। मुझे याददाश्त नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बीरबल की जान। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल को मेरे हवाले कर दे अकबर, जरगाम ने ठंडे स्वर में कहा। इसे मेरे साथ मेरे अड्डे पर जाना होगा, मेरा गुलाम बनकर। अगर तूने ना कहा तो मैं अभी इस पत्थर को अपनी लाठी से रगड़ूंगा और धड़ाम। अकबर ने बिना एक पल की देरी किए कहा, हरगिज नहीं। बीरबल मेरा नवरत्न ही नहीं, मेरा दोस्त है। मैं अपनी सल्तनत खो सकता हूं लेकिन अपने दोस्त का सौदा नहीं कर सकता। भावुकता, जरगाम हंसा। यही तुम्हारी कमजोरी है। लेकिन बीरबल, तू तो समझदार है। क्या तू अपनी एक जान के लिए हजारों बेगुनाहों को मरते हुए देखेगा? किले में औरतें हैं, बच्चे हैं, क्या उनकी चीखें तुझे सोने देंगी? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा। बादशाह की आंखों में ना कहने की जिद थी, लेकिन बीरबल जानता था कि जरगाम सिर्फ धमकी नहीं दे रहा। रसायन विज्ञान भावनाओं को नहीं समझता, वो सिर्फ प्रतिक्रिया जानता है। मैं तैयार हूं, बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा। बीरबल, अकबर चिल्लाए। नहीं। जहां पनाह, बीरबल ने मुड़कर बादशाह को देखा। उसकी आंखों में एक गहरा सुकून था। अगर एक दिए के बुझने से पूरा महल रोशन रहता है तो ये सौदा बुरा नहीं। वैसे भी मुझे इस पागल वैज्ञानिक की प्रयोगशाला देखने का बहुत शौक है। बीरबल ने बात को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई जानता था कि वो मौत के कुएं में जा रहा है। जरगाम की आंखों में चमक आ गई। समझदार फैसला। आओ बीरबल, मेरे करीब आओ। बीरबल धीरे धीरे जरगाम की तरफ बढ़ा। लेकिन एक शर्त मेरी भी है जरगाम, बीरबल ने चलते चलते कहा। कैसी शर्त? तुमने कहा कि तुम्हारे शिष्य मानव बम बन चुके हैं। मैं कैसे मान लूं? हो सकता है वो लाल अर्क सिर्फ रंगीन पानी हो और तुम हमें डरा रहे हो। मैं वैज्ञानिक आदमी हूं, बिना सबूत के नहीं मानता। जरगाम को अपनी विद्या पर शक बर्दाश्त नहीं था। सबूत चाहिए तुझे? ठीक है। जरगाम ने दरबार की खिड़की की तरफ इशारा किया, जहां से बाहर का नजारा दिखता था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी सीटी निकाली, वही सीटी जिससे उसने तेंदुओं को नियंत्रित किया था। लेकिन इस बार उसने सीटी को एक अलग तरीके से बजाया। एक बहुत ही तीखी, कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। बाहर कतार के सबसे आखिर में बैठे एक शिष्य ने अचानक अपने पेट को पकड़ लिया। उसका शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते उसके मुंह से धुआं निकलने लगा। देख बीरबल, जरगाम चिल्लाया। अगले ही पल एक हल्का सा धमाका हुआ। वो शिष्य पूरी तरह नहीं फटा, लेकिन उसके कपड़ों में आग लग गई और वो एक नीली लपट ब्लू फ्लेम के साथ जलने लगा। वो चीखा नहीं, बस जलकर राख हो गया। ये सामान्य आग नहीं थी, ये रासायनिक आग थी जो हड्डियों तक को गला देती है। दरबारियों के रोंगटे खड़े हो गए। सबूत मिल चुका था, खतरा असली था। एक गया, जरगाम ने क्रूरता से कहा। 99 अभी बाकी हैं और ये धमाका तो सिर्फ एक नमूना था। अगर मैंने पत्थर का इस्तेमाल किया होता तो ये पूरा हिस्सा उड़ जाता। अब भी शक है? बीरबल के माथे पर पसीना आ गया। स्थिति उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक थी। वो लाल अर्क शरीर की गर्मी के साथ मिलकर अस्थिर हो चुका था। यकीन हो गया, बीरबल ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बादशाह और इस किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जब तक तू मेरे कब्जे में है, अकबर सुरक्षित है, जरगाम ने कहा। चलो। जरगाम ने बीरबल की कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। वो बीरबल को खींचते हुए दरबार के बाहर ले जाने लगा। रुकिए, अकबर ने दहाड़ा। सिपाहियों, घेर लो इसे। खबरदार, जरगाम ने पत्थर ऊपर उठा लिया। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं यहीं इसी वक्त प्रलय ले आऊंगा। बीरबल खुद मेरे साथ आ रहा है। बीरबल ने अकबर को हाथ के इशारे से रोका। जहां पनाह, सब्र रखें, मुझे जाने दें। बीरबल और जरगाम दरबार से बाहर निकले। बाहर अंधेरा था, सिर्फ मशालों की रोशनी थी।
वो 99 शिष्य मूर्तियों की तरह बैठे थे, लेकिन अब वे दहशत का दूसरा नाम बन चुके थे। उनके अंदर मौत पल रही थी। जरगाम बीरबल को लेकर एक अजीब सी गाड़ी, रथ जैसा वाहन, की तरफ बढ़ा, जो काले घोड़ों से जुती हुई थी। ये गाड़ी भी अजीब थी, पूरी तरह से ढकी हुई, जैसे कोई चलता फिरता बंकर हो। बैठ अंदर, जरगाम ने धक्का दिया। बीरबल गाड़ी के अंदर गिरा। जरगाम भी अंदर कूदा और घोड़ों को चाबुक मारा। गाड़ी धूल उड़ाते हुए किले के मुख्य द्वार की तरफ दौड़ी। दोस्तों, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। बीरबल अब दुश्मन की कैद में है, और वो भी एक ऐसे दुश्मन की जो जादूगर नहीं बल्कि एक खतरनाक वैज्ञानिक है। अकबर किले में बेबस है क्योंकि बाहर जिंदा बम बैठे हैं। क्या बीरबल वाकई हार मान चुका है, या उसके दिमाग में कोई ऐसा प्लान चल रहा है जो इस रासायनिक मौत को काट सके? अगर आप बीरबल की जगह होते तो उस गाड़ी में बैठकर क्या सोचते? कमेंट करके बताएं बीरबल का प्लान। आपका हर लाइक हमें बताता है कि आप इस रोमांच में हमारे साथ हैं। गाड़ी किले से दूर यमुना नदी के किनारे बने पुराने खंडहरों की तरफ जा रही थी। अंदर घुप अंधेरा था। जरगाम ने बीरबल के हाथ रस्सियों से बांध दिए थे। तुझे क्या लगा बीरबल? जरगाम ने अंधेरे में कहा। कि तू मुझे अपनी बातों में उलझा लेगा। मैं वो नहीं हूं जो पहेलियों में फंस जाए। मैं मुगलों से नफरत करता हूं। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा और फिर उस किले को उड़ा दूंगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। उसके हाथ बंधे थे, लेकिन दिमाग आजाद था। उसने महसूस किया कि गाड़ी में एक अजीब सी गंध आ रही है, सल्फर, गंधक की। इसका मतलब जरगाम का अड्डा बारूद का भंडार है। जरगाम, बीरबल ने शांत आवाज में पूछा, तुमने विज्ञान का इस्तेमाल तबाही के लिए क्यों किया? तुम इसे लोगों की भलाई के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते थे। बिना आग के खाना पकाना, ये तो एक क्रांति हो सकती थी। भलाई? जरगाम चिल्लाया। जब मैंने भलाई की कोशिश की थी तो मुझे धक्के मारकर निकाला गया था। दुनिया सिर्फ डर की भाषा समझती है बीरबल। आज रात मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि डर क्या होता है। गाड़ी एक झटके के साथ रुकी। वे किसी गुफा या पुराने तहखाने के मुहाने पर थे। जरगाम बीरबल को खींचकर अंदर ले गया। ये जगह वाकई एक प्रयोगशाला थी। चारों तरफ कांच की नलियां, भट्टियां और अजीबोगरीब रंगीन तरल पदार्थों से भरी शीशियां थीं। दीवारों पर नक्शे और फॉर्मूले लिखे हुए थे। जरगाम ने बीरबल को एक लोहे की कुर्सी से बांध दिया। अब देख बीरबल, जरगाम ने एक बड़ी सी कांच की जार की तरफ इशारा किया जिसमें वही लाल अर्क भरा था। ये मेरी मास्टरपीस है, रक्त अग्नि, और अब मैं इसका आखिरी परीक्षण तुझ पर करूंगा। लेकिन बीरबल की नजरें उस जार पर नहीं बल्कि कमरे के कोने में रखी एक छोटी सी चीज पर थीं, एक सारंगी। सारंगी? एक रसायन शास्त्री की प्रयोगशाला में संगीत वाद्य यंत्र का क्या काम? बीरबल के दिमाग में अचानक पिछली कड़ियां जुड़ने लगीं। फकीर का अंधा होने का नाटक करना ताकि लोग समझें कि उसकी सुनने की शक्ति तेज है। वो पत्थर जिसे रगड़ने से तरंग पैदा होती है। वो सीटी जिसकी आवाज से शिष्य जल गया। और अब ये सारंगी। बीरबल समझ गया, ये सिर्फ रसायन केमिस्ट्री नहीं था, ये ध्वनि विज्ञान या साइंस ऑफ साउंड का खेल था। वो लाल अर्क अपने आप नहीं फटता, वो एक खास आवृत्ति या सुर पर फटता है। जरगाम ने सीटी बजाकर वही सुर पैदा किया था। और वो पत्थर रगड़ने पर एक खास कंपन पैदा करता है। तुम ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे हो, बीरबल ने अचानक कहा। जरगाम जो एक इंजेक्शन तैयार कर रहा था ठिठक गया। वो मुड़ा और बीरबल को घूरने लगा। तू वाकई शैतान है, कैसे पता चला? क्योंकि विज्ञान के नियम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बीरबल मुस्कुराया। तुमने सीटी बजाई, शिष्य जल गया। इसका मतलब वो तरल पदार्थ आवाज की तरंगों, साउंड वेव से सक्रिय होता है। तुम मुझे यहां इसलिए लाए हो क्योंकि तुम देखना चाहते हो कि इंसानी चीख की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन स्क्रीम, उस रसायन पर क्या असर करती है। जरगाम के चेहरे पर एक डरावनी खुशी आ गई। बिल्कुल सही, मैं देखना चाहता हूं कि एक नवरत्न की मौत की चीख कितनी तबाही मचा सकती है।
और एक बार जब मुझे सही सुर मिल गया तो मैं अपनी सारंगी से वो राग बजाऊंगा जो आगरा के किले को धूल में मिला देगा। मुझे वहां जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से बैठी आवाज़ वहां तक जाएगी और सब खत्म। बीरबल ने वाक्य पूरा किया। अब बीरबल समझ चुका था कि खतरा कितना बड़ा है। जरगाम के पास सोनिक वेपन का एक प्राचीन रूप था। अगर उसने यहाँ से कोई तेज़ आवाज़ या ख़ास कंपन पैदा किया तो किले के बाहर बैठे शिष्य फट जाएंगे। तभी तहखाने के बाहर घोड़ों की टापें सुनाई दी। क्या अकबर आ गए? नहीं, अकबर ने वादा किया था कि वो नहीं आएंगे। तो कौन? दरवाज़ा खुला और वहां मुल्ला दो प्याजा खड़ा था, हाफता हुआ, पसीने से लथपथ और हाथ में एक तानपुरा। मुल्ला? बीरबल भी चौंक गया। मैं छुपकर गाड़ी के पीछे लटक गया था, मुल्ला ने सांस फूलते हुए कहा। बादशाह ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूं। सोचा बीरबल मर गया तो दरबार में मजाक किससे करूंगा। जरगाम हंसा। एक और चूहा? अच्छा है, अब 2 चीखें मिलेंगी। जरगाम ने अपनी लाठी उठाई और एक लीवर खींचा। छत से एक बड़ा सा पिंजरा नीचे आया जिसमें वही काले तेंदुए पार्ट 3 वाले बंद थे, लेकिन इस बार वे पिंजरे में नहीं, खुले में छोड़े जाने वाले थे। इन्हें भूख लगी है, जरगाम ने कहा। तुम्हारे पास 5 मिनट है, या तो तुम दोनों एक दूसरे को अलविदा कह दो या फिर कोई ऐसा मजाक सुनाओ जिससे मेरी हंसी निकल जाए, क्योंकि अब सिर्फ मौत हंसेगी। जरगाम प्रयोगशाला के ऊपरी हिस्से बैल्कनी में चला गया जहां से वो सुरक्षित देख सकता था। उसने तेंदुओं का पिंजरा खोल दिया। 3 खूंखार काले तेंदुए धीरे धीरे बीरबल और मुल्ला की तरफ बढ़ने लगे। मुल्ला के हाथ पैर कांपने लगे। बीरबल, अब क्या करें? मैं तो तानपुरा इसलिए लाया था कि शायद तानसेन की तरह कुछ गाकर इन्हें बेहोश कर सकूं, लेकिन मुझे तो गाना भी नहीं आता। बीरबल की आंखें उस तानपुरे पर टिकीं, फिर कोने में रखी सारंगी पर, और फिर जरगाम के पास रखे उस लाल अर्क के बड़े जार पर। मुल्ला, बीरबल ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें गाना नहीं है, तुम्हें बस शोर मचाना है, बेसुरा शोर। क्या? जरगाम का विज्ञान आवाज पर चलता है, बीरबल ने तेजी से समझाया। अगर हम सही सुर छेड़ दें तो हम नहीं, ये प्रयोगशाला उड़ेगी। मुल्ला, उस तानपुरे के तारों को इतना कस दो कि वो टूटने वाले हों, और मेरे इशारे पर उसे जोर से बजाना। तेंदुए अब सिर्फ 10 कदम दूर थे, उनकी राल टपक रही थी। बीरबल बंधा हुआ था, मुल्ला के पास तानपुरा था और ऊपर खड़ा जरगाम अपनी जीत का जश्न मना रहा था। तैयार? बीरबल चिल्लाया। किसके लिए? मरने के लिए? मुल्ला रोने जैसा हो गया। नहीं, प्रतिध्वनि के लिए, बीरबल ने कहा। मुल्ला, बजाओ, जितना बेसुरा, जितना तीखा बजा सको। मुल्ला ने अपनी सारी जान लगाकर तानपुरे के तारों पर उंगलियां फेर दी। झन्नन। एक बहुत ही कर्कश और तीखी आवाज गूंजी। उस आवाज से प्रयोगशाला के कांच के बर्तन हिलने लगे। जरगाम ऊपर से चिल्लाया, बंद करो, ये क्या पागलपन है। लेकिन बीरबल जानता था कि यही वो मौका है। और जोर से मुल्ला, उस सारंगी की तरफ मुंह करके बजाओ। मुल्ला ने पागलों की तरह तानपुरा बजाना शुरू किया। आवाज की तरंगे कमरे में टकराने लगीं। कोने में रखी सारंगी के तार अपने आप कंपन, सिंपैथेटिक वाइब्रेशन करने लगे, और वो कंपन सीधे उस मेज तक पहुंचा जहां रक्त अग्नि का जार रखा था। जार के अंदर का लाल तरल उबलने लगा, बुलबुले उठने लगे। जरगाम की आंखें फटी की फटी रह गईं। नहीं, तुम गूंज पैदा कर रहे हो, ये फट जाएगा। तेंदुए भी उस तीखी आवाज से घबराकर पीछे हटने लगे। जानवरों के कान बहुत संवेदनशील होते हैं, वे दर्द से बिलबिलाने लगे। अब बीरबल ने अपनी रस्सियों को कुर्सी के तीखे किनारे से रगड़ते हुए कहा, मुल्ला, तानपुरा फेंककर मेरी तरफ दौड़ो। जार का कांच चटकने लगा था। चट चट। लाल रोशनी तेज होती जा रही थी। भागो! जरगाम ऊपर से कूदा, अपने कीमती रसायनों को बचाने के लिए। यही वो पल था। बीरबल की रस्सियां खुल गईं या ढीली पड़ गईं। उसने मुल्ला का हाथ पकड़ा और प्रयोगशाला के निकास यानी एग्जिट की तरफ छलांग लगाई। ठीक उसी वक्त तानपुरे की आखिरी झनकार ने हवा में एक अदृश्य हथौड़ा मारा। जार फूट गया। धमाका होने ही वाला है। क्या बीरबल और मुल्ला उस रासायनिक नर्क से जिंदा बाहर निकल पाएंगे? और अगर जरगाम की प्रयोगशाला फटी तो क्या उसकी गूंज से किले के बाहर बैठे 100 शिष्य भी फट जाएंगे? आगरा को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता बीरबल को पानी के अंदर दिखेगा। क्या है वो जल समाधि का प्लान? यमुना नदी के ठंडे पानी में छपाक की एक जोरदार आवाज हुई, और उसके ठीक 2 सेकंड बाद एक ऐसा धमाका हुआ जिसने जमीन को हिलाकर रख दिया। जरगाम की प्रयोगशाला, वो पुराना खंडहर, आग के एक विशाल गुबार में बदल गया था। लाल, नीली और हरी लपटें आसमान को छू रही थीं। ये साधारण बारूद नहीं था, ये रसायनों का एक ऐसा तांडव था जिसे रोकना नामुमकिन था। नदी की गहराइयों में बीरबल और मुल्ला दो प्याजा अपनी सांसें रोके हुए थे। पानी के अंदर भी उन्हें धमाके की धमक महसूस हुई थी। पानी की लहरें उन्हें इधर उधर पटक रही थीं। बीरबल ने मुल्ला का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। अगर वे एक पल भी देरी करते तो अब तक राख बन चुके होते।
कुछ पलों बाद जब ऊपर की हलचल थोड़ी शांत हुई तो बीरबल ने मुल्ला को खींचा और सतह की ओर तैरना शुरू किया। दोनों हांफते हुए नदी के किनारे पर निकले। मुल्ला दो प्याजा की हालत खराब थी। उनका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था और तानपुरा तो कब का पानी में बह गया था। लेकिन बीरबल के चेहरे पर राहत नहीं बल्कि एक नई चिंता थी। उसने पीछे मुड़कर जलते हुए खंडहर को देखा और फिर आगरे के किले की तरफ, जो वहां से कुछ ही मील की दूरी पर था। बच गए, मुल्ला ने खांसते हुए कहा। शुक्र है खुदा का, वो पागल जरगाम अपनी ही आग में जल गया होगा। नहीं मुल्ला, बीरबल ने गीले बालों से पानी निचोड़ते हुए गंभीरता से कहा। जरगाम का खंत इतना आसान नहीं है और सबसे बड़ी मुसीबत तो अब शुरू हुई है। क्या मतलब? बीरबल ने जमीन पर कान लगाया। महसूस करो मुल्ला, क्या तुम्हें जमीन में एक कंपन, वाइब्रेशन महसूस हो रही है? मुल्ला ने ध्यान दिया। हां, हल्की सी झंझनाहट है, जैसे दूर कहीं नगाड़े बज रहे हों। ये नगाड़े नहीं हैं, बीरबल ने तेजी से कहा। ये मौत की तरंग है, शॉकवेव है। प्रयोगशाला फट गई, लेकिन उस धमाके से जो ध्वनि तरंग, साउंड वेव पैदा हुई है, वो जमीन के रास्ते किले की तरफ बढ़ रही है। याद है जरगाम ने क्या कहा था? उसके शिष्यों के पेट में सोनिक लिक्विड, ध्वनि संवेदी द्रव है। अगर ये कंपन उन तक पहुंच गया तो वो सब फट जाएंगे। हमें उस तरंग से पहले किले पहुंचना होगा। लेकिन हम जाएंगे कैसे? गाड़ी तो जल गई। बीरबल ने नदी के किनारे बंधी एक छोटी मछुआरे की नाव देखी। पानी के रास्ते, ध्वनि हवा और जमीन में तेज चलती है, लेकिन नदी का बहाव हमें शॉर्टकट देगा। जल्दी करो। उधर दीवाने खास के बाहर माहौल बेहद तनावपूर्ण था। शहंशाह अकबर अपनी तलवार नंगी किए पहरेदारों के साथ खड़े थे। वो 99 शिष्य, एक तो पहले ही जल चुका था, अभी भी बुतों की तरह बैठे थे। लेकिन अब उनके शरीरों में एक अजीब सी ऐंठन शुरू हो गई थी। वे कांप रहे थे। उनके मुंह से हल्का हल्का झाग निकल रहा था। जहांपनाह, राजा मानसिंह चिल्लाए। इनकी हालत देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर कोई ज्वालामुखी फटने वाला है। अकबर ने आसमान की तरफ देखा। दूर खंडहरों की तरफ से उठता हुआ धुएं का गुबार साफ दिखाई दे रहा था। धमाका हुआ है, अकबर बुदबुदाए। बीरबल, क्या तुम? तभी किले की दीवार के पास यमुना के घाट से दो साए ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दिए। वे भीगे हुए थे, कीचड़ में सने हुए। बीरबल, अकबर की आवाज में उम्मीद की किरण जागी। बीरबल दौड़ता हुआ दरबार के प्रांगण में पहुंचा। उसकी सांसें फूल रही थीं। जहांपनाह, सब पीछे हट जाएं, दूर हट जाएं। क्या हुआ बीरबल? जरगाम कहाँ है? उसका पता नहीं, लेकिन उसकी भेजी हुई मौत आ रही है। बीरबल ने शिष्यों की तरफ इशारा किया। जमीन के रास्ते कंपन आ रहा है। अगले कुछ पलों में इनके पेट में मौजूद रसायन सक्रिय हो जाएगा। हमें इनके पेट की आग को बुझाना होगा अभी। लेकिन कैसे? टोडरमल ने पूछा। क्या पानी पिलाएं? नहीं, बीरबल चिल्लाया। पानी से काम नहीं चलेगा। वो रसायन तेजाबी है, पानी उसे और भड़का सकता है। हमें उदासीनीकरण करना होगा। विज्ञान का नियम है, अम्ल को सिर्फ क्षार ही काट सकता है। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इस वक्त इतनी रात गए, इतनी मात्रा में क्षार कहां से आएगा? बीरबल की नजर उन तांबे के बड़े पतीलों पर गई जो अभी भी दरबार के बीचों बीच रखे थे। वही पतीले जिनमें उसने बिना आग के खाना पकाया था। उन पतीलों के नीचे और चारों तरफ अभी भी ढेर सारा बुझा हुआ चूना और पानी का मिश्रण मौजूद था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। चूना सबसे बेहतरीन क्षार है। दोस्तों, याद कीजिए कहानी के पहले भाग को। बीरबल ने कहा था कि कुदरत हर चीज में ऊर्जा छुपाकर रखती है। जिस चूने ने गर्मी पैदा करके खाना पकाया, वही चूना अब ठंडक पहुंचाकर जान बचाएगा। विज्ञान का यही चमत्कार है। एक ही चीज मारने वाली भी हो सकती है और बचाने वाली भी। बस इस्तेमाल का तरीका पता होना चाहिए। सिपाहियों, बीरबल ने आदेश दिया, जल्दी से उन पतीलों के नीचे से चूने का पानी निकालो और बांस की उन नलियों का इस्तेमाल करो जो मैंने खाना खिलाने के लिए बनवाई थीं। हर शिष्य के मुंह में जबरदस्ती चूने का पानी डालो, जल्दी। अकबर ने तुरंत बात समझ ली। उन्होंने खुद आगे बढ़कर एक बाल्टी उठाई। सुना नहीं तुम लोगों ने? करो जो बीरबल कह रहा है। पूरा दरबार काम पर लग गया। शाही रसोइये, सिपाही, वजीर सबने मिलकर चूने का घोल बनाना शुरू किया। बांस की पाइपलाइन जो पहले दावत परोसने के लिए थी, अब दवा पिलाने का जरिया बन गई। शिष्यों की हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका शरीर बुरी तरह तप रहा था। उनकी त्वचा के नीचे नसें नीली और लाल हो रही थीं, मानो बारूद सुलग रहा हो। जमीन का कंपन अब किले तक पहुंच चुका था। दीवारों पर लगे दिए हिलने लगे थे। जल्दी! बीरबल एक शिष्य के पास पहुंचा
और उसका जबड़ा खोलकर बांस की नली उसके मुंह में लगा दी। पियो, इसे पियो। उधर से चूने का सफेद पानी नली में डाला गया। जैसे ही वो क्षारीय पानी शिष्य के पेट में पहुंचा, एक अजीब सी आवाज आई, घुर्र, छनन, जैसे जलते हुए तवे पर पानी डाला गया हो। शिष्य का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें बाहर निकल आईं। सब डर गए कि कहीं ये फट ना जाए। लेकिन तभी उस शिष्य ने एक जोरदार डकार ली और मुंह से काले रंग का धुआं बाहर निकाला। उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन फटा नहीं। काम कर रहा है, बीरबल चिल्लाया। रसायन न्यूट्रल, निष्क्रिय हो रहा है। बाकी सबको भी पिलाओ। एक के बाद एक सभी 99 शिष्यों को चूने का पानी पिलाया गया। मंजर किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। हर तरफ सिपाही दौड़ रहे थे, जमीन हिल रही थी, लेकिन शिष्यों के पेट का बम अब फुस हो रहा था। चूने के पानी ने पेट में मौजूद रक्त अग्नि यानी एसिडिक एक्सप्लोसिव के साथ क्रिया करके उसे नमक और पानी में बदल दिया था। खतरा टल रहा था। जब आखिरी शिष्य को दवा पिलाई गई, तब जाकर बीरबल ने राहत की सांस ली। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, पूरी तरह निढाल। अकबर उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारी जान नहीं, हमारी सल्तनत बचाई है। इतिहास गवाह रहेगा कि जब तलवारें नाकाम हो गई, तब बीरबल की एक मुट्ठी चूने ने आगरा को बचा लिया। तभी किले के मुख्य द्वार पर एक भयानक हंसी गूंजी। इतिहास तो विजेताओं का लिखा जाता है अकबर, और खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वहां धुएं और अंधेरे के बीच से एक आकृति लंगड़ाते हुए अंदर आ रही थी। उसके कपड़े जले हुए थे, चेहरा आधा झुलस गया था, बाल उड़ चुके थे। वो देखने में किसी पिशाच से कम नहीं लग रहा था। वो जरगाम था। प्रयोगशाला के धमाके ने उसे मार नहीं पाया था, लेकिन उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उसके हाथ में अब लाठी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन की इंतहा थी। तुम जिंदा हो? मानसिंह ने तलवार तान ली। रसायन शास्त्री को आग नहीं मारती मानसिंह, जरगाम ने अपनी फटी हुई आवाज में कहा। मैंने अपने शरीर को ऐसे लेप से सुरक्षित कर रखा था जो आग को झेल सकता है। लेकिन बीरबल, उसने बीरबल की तरफ अपनी जलती हुई उंगली उठाई। तूने मेरे विज्ञान का मजाक उड़ाया। तूने मेरे जीवन भर की मेहनत, मेरे रक्त अग्नि को इस मामूली चूने के पानी से बेकार कर दिया। बीरबल खड़ा हुआ। जरगाम, विज्ञान का मकसद जीवन बचाना होता है, लेना नहीं। तुमने कुदरत के नियमों का अपमान किया, इसलिए कुदरत ने तुम्हें हरा दिया। जरगाम पागलों की तरह हंसा। अरे मूर्ख, मैंने कहा था ना कि मैं एक ध्वनि का माहिर हूं। मेरे शिष्य बेकार हो गए, मेरी प्रयोगशाला जल गई, लेकिन मेरा गला अभी भी सलामत है। जरगाम ने एक गहरी सांस भरी। मेरे पास एक ऐसा स्वर है जिसे अगर मैं पूरी ताकत से चिल्ला दूं तो इस किले के कांच ही नहीं बल्कि इसकी नींव के पत्थर भी चटक जाएंगे। इसे भैरव नाद कहते हैं। आज मैं खुद एक बम बनूंगा और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। यह जरगाम का आखिरी दांव था। वो अपनी छाती फुला रहा था, अपने फेफड़ों में हवा भर रहा था ताकि वो विनाशकारी चीख मार सके। अकबर घबरा गए। रोको इसे। सिपाही दौड़े, लेकिन वे दूर थे। जरगाम का मुंह खुलने ही वाला था। अगर उसने वो ध्वनि निकाल दी तो कमजोर हो चुकी किले की दीवारें ढह सकती थीं। बीरबल के पास सोचने के लिए 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा नहीं था। उसे जरगाम की आवाज को बाहर आने से रोकना था या उसे दबाना था। शोर को शोर ही काटता है। बीरबल के दिमाग में वही विचार आया जो उसने प्रयोगशाला में अपनाया था, लेकिन यहां कोई तानपुरा नहीं था। बीरबल की नजर कोने में खड़े शाही नगाड़ा वादक पर गई, जो डर के मारे अपने बड़े नगाड़े के पीछे छुपा था। बीरबल ने पूरी ताकत से चिल्लाकर आदेश दिया, नगाड़े बजाओ, सबसे ऊंची आवाज में, अभी। नगाड़ा वादक ने बीरबल की दहाड़ सुनकर बिना कुछ सोचे नगाड़े पर अपनी भारी लकड़ियां दे मारी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। शाही नगाड़ों की आवाज बादलों की गरज जैसी होती है। जैसे ही जरगाम ने चीखने के लिए मुंह खोला, नगाड़ों की बहरी कर देने वाली आवाज गूंज उठी। जरगाम की भैरवनाथ की आवृत्ति नगाड़ों की भारी और बेतरतीब ध्वनि तरंगों से टकरा गई। भौतिक विज्ञान में इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जब 2 अलग अलग तरह की तरंगें टकराती हैं तो वे एक दूसरे को काट देती हैं या बेअसर कर देती हैं। जरगाम चिल्ला रहा था, उसकी नसें फट रही थीं, लेकिन उसकी आवाज की वो घातक शक्ति नगाड़ों के शोर में दब कर रह गई। उसका कंपन उसके गले में ही घुट गया।
अपनी ही ध्वनि की ऊर्जा बाहर न निकल पाने के कारण वो ऊर्जा उसके शरीर में वापस लौट गई। जरगाम की आंखें उलट गईं। उसने अपने गले को पकड़ा। एक अजीब सी घुटने की आवाज आई और वो वहीं दरबार के प्रवेश द्वार पर गिर पड़ा। उसका अपना विज्ञान, उसकी अपनी आवाज उसी के अंत का कारण बन गई। नगाड़े बजते रहे। जरगाम का शरीर शांत पड़ गया। इस बार वो नहीं उठने वाला था। दरबार में सन्नाटा छा गया। नगाड़ा वादक ने बजाना बंद कर दिया। बीरबल धीरे धीरे जरगाम के पास गया। उसने उसकी नब्ज देखी। खत्म। बीरबल ने घोषणा की। अपने ही अहंकार और अपने ही आवाज के बोझ ने इसे मार दिया। अकबर सिंहासन से उतर कर आए और बीरबल को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, आज अगर तुम न होते तो मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब जाता। मांगो, आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हारा होगा। बीरबल मुस्कुराया। वही पुरानी शरारती और सौम्य मुस्कान। जहां पना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक विनती है। शाही बावर्ची खाने में आज बिना आग का खाना नहीं, बल्कि बढ़िया मसालेदार खाना बने, और वो भी लकड़ी की आग पर। क्योंकि सच कहूं तो उस चूने वाले खाने में वो स्वाद नहीं था। पूरा दरबार, जो कुछ पलों पहले मौत के खौफ में था, अब ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा भी पीछे से आए और बोले, और हां, मेरी तरफ से एक शर्त है, खाने में प्याज डबल होना चाहिए, वरना मैं फिर से नदी में कूद जाऊंगा। हंसी और खुशी का माहौल लौट आया था। सुबह की पहली किरण आगरे के किले पर पड़ रही थी। ये किरण सिर्फ एक नए दिन की नहीं, बल्कि विज्ञान, बुद्धि और साहस की जीत की निशानी थी। कहानी का वैज्ञानिक सार, साइंस बिहाइंड द स्टोरी। दोस्तों, कहानी के अंत में जैसा कि हमने वादा किया था, आइए समझते हैं इस पूरी कहानी में छिपे विज्ञान को। बिना आग के खाना, भाग 1 और 2। बीरबल ने अनबुझे चूने, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिससे भारी मात्रा में गर्मी, हीट पैदा होती है। ये तापमान इतना ज्यादा हो सकता है कि खाना पक जाए। प्राचीन काल में और आज भी सेल्फ हीटिंग कैन्स में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल होता है। ठंडी रोशनी, भाग 3। बीरबल ने जिस नीली रोशनी का इस्तेमाल किया उसे केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। यह वही विज्ञान है जो जुगनू या ग्लो स्टिक्स में होता है। सायों का फिसलना, भाग 3। बीरबल ने मांड, स्टार्च का इस्तेमाल किया, जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जैसा व्यवहार कर सकता है, जिससे घर्षण, फ्रिक्शन खत्म हो गया और तेंदुए फिसल गए। ध्वनि से धमाका, भाग 4। हर वस्तु की एक प्राकृतिक आवृत्ति, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर उसी आवृत्ति की ध्वनि तरंग उस वस्तु से टकराए तो अनुनाद होता है, जिससे कांच या संरचनाएं टूट सकती हैं। ओपेरा सिंगर्स का कांच तोड़ना इसी का उदाहरण है। चूने से बचाव, भाग 5। जरगाम का रसायन अम्लीय, एसिडिक था। बीरबल ने चूने के पानी, लाइम वाटर का इस्तेमाल किया, जो क्षारीय, एल्कलाइन होता है। जब एसिड और एल्कली मिलते हैं तो वे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे खतरा टल गया। आर.के. वर्मा से एक संदेश। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बीरबल की ये रोमांचक और विज्ञान से भरी कहानी? दरबार में बिना आग के खाना पकाओ, अंधे फकीर का नामुमकिन की चुनौती, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि अक्ल और विज्ञान का एक बेहतरीन संगम था। अगर आपको बीरबल की चतुराई और हमारे कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और भी ऐतिहासिक और रहस्यमयी किस्से यानी मिस्ट्री स्टोरीज आपके लिए लाते रहें, तो आर.के. वर्मा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। लाइक बटन दबाना ना भूलें, इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली धमाकेदार कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या वो तेंदुओं वाला सीन था या फिर अंत में नगाड़े वाला आइडिया? अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान और मनोरंजन बांटने से ही बढ़ता है। जुड़े रहिए आर.के. वर्मा के साथ, जहां हर कहानी में है एक नया राज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई चुनौती के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाते रहिए।
धन्यवाद।